तो आज का क्या रहेगा फिर टॉपिक? टॉपिक है यार, परसों क्या बात कर रहे थे, इसी को मुद्दा बनाया जाए, इसी पे बात करी जाए वाली। अच्छा, परसों हम बात कर रहे थे साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद की। सनसेट कर देते गिर रहा है इंट्रोडक्शन लैपटॉप वाले। तो आज का है हमारा टॉपिक भाई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद कि मतलब ये तीनों क्या है और हमारी दुनिया का फाइनेंशियल मॉडल या इकोनॉमिक मॉडल काम कैसे करता है। तो जैसे हम लोगों ने सुनते रहते हैं हम लोग अक्सर कि कम्युनिज्म के बारे में बोलते हैं लोग, कम्युनिस्ट है ये, या ये मार्क्सवादी है, या ये मार्क्सिज्म है, या हम समाजवादी हैं, जैसे समाजवादी थे पार्टी भी है हमारे यहाँ अखिलेश यादव। और फिर पूंजीवाद भी बहुत सुनने को मिलता है, लोग बोलते हैं कि पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीवादी शक्ति है, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। तो ये सब चीजें हैं क्या, मतलब ये पूंजीवाद है क्या, समाजवाद है क्या और मार्क्सवाद है क्या, ये सिस्टम चल क्या रहा है। तो ये तीनों सिस्टम हमारे दुनिया के इकोनॉमिक मॉडल्स। समय समय पे जब से हमारी दुनिया स्टार्ट हुई, तब से जब से समाज बना, तब से लोगों ने बहुत सारे मॉडल ट्राई किए। इस तरीके से हमारी सोसाइटी चलनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं इस तरीके से हमारी सोसाइटी चलनी चाहिए। जब से हमारी सिविलाइजेशन आई पूरी दुनिया में, तब से अलग अलग मॉडल ट्राई होते ही रहे, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। कई पास हुए, कई फेल हुए, और अल्टीमेटली अभी तो जो पास होते हैं, चल रहा है वो कैपिटलिज्म ही है प्राइमरी में। और लगभग 80% मानी दुनिया में कैपिटलिज्म चल, लगभग 80% अपना कैपिटलिज्म चल रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले देखते हैं इन सब मॉडलों की जरूरत क्यों पड़ी एक्चुअली में। इन सब मॉडलों की जरूरत एक्चुअली में इसलिए पड़ी क्योंकि जब तक हम लोग जानवर थे, तब तक तो हम नेचर पे डिपेंडेंट थे। अभी भी हम नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं। इस धरती में कोई भी लाइफ फॉर्म है, वो सबके सब नेचर पे डिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। चिड़ियाएं भी घोंसला बनाती हैं तो क्या बोलते हैं उनको, घास फूस इकट्ठा करके लाती है, तो अपना एक बनाती है, कहते हैं मकान, घोंसला बनाती है, जिसमें मतलब अपने बच्चों का बड़े होने तक परवरिश कर सके और वो कर सके। तो ये एक जैसे हम करते हैं, मतलब अपने ये समाजवाद के हिसाब से बनता या पहले से करते आए थे, मतलब गुफाओं कंदराओं को यूज करते। तो मतलब हम कोई भी इस प्लेनेट में जीवन रह रहा है तो वो इसी प्लेनेट की चीजों का इस्तेमाल करता है सर्वाइवल के लिए। तो हमने भी सेम यही किया ऑब्वियसली। तो हम थोड़े स्मार्ट हो गए, हम इंसान बन गए, हमने सोसाइटी बनाना शुरू किया। जब तक कबीले चल रहे थे तो चल रहे थे, तब भी हम जंगलों पे निर्भर थे, शिकार करते थे, जंगल से कंदमूल उठा के खा लेते थे। तो उस टाइम पे तो फल भी बहुत ज्यादा होते हो, तो हंटर गैदरर बोलते हैं हम, मतलब शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे। मतलब वो वाकई जैसे शिकार करके लाए, तो उसमें आपका रोज का जैसे पुरुषों का ठहरा शिकार करके लाओ, महिलाओं का ठहरा कि
जो पार्टिकुलर जंगल है, हाँ, वहाँ से बच्चों का देख रेख, पालन पोषण, साफ सफाई और घर के अन्य काम ठहरे होते हैं, और महिलाएं करने वाली ठहरी, और पुरुष अपना शिकार करके लाएगा। तो सो शिकार करके लाएगा, उसके बाद लाए काट कुट के इस सभी को पोला पड़ा, सभी को खिलाया, सभी ने खाया ना। तो फिर और दिनचर्या ऐसे ही चलती रही, और उसमें भी कबीले का एक ही चीज सरदार वाला सीन होता था, जो एक सरदार होगा वाली बात, कबीले का सरदार होता था। तो कोई समय से आई थिंक ऐसे ही चलता रहा बहुत लंबे समय तक। धीरे धीरे इंसानों ने खेती करना सीखा। लगभग बोलते हैं कि 11,200 साल पहले इंसानों ने खेती करना सीखा, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया। तो ये बात हमको कैसे पता है 11,200 साल पहले? वो अब बहुत सारी ऑल्टरनेट थ्योरीज जो है, मतलब जो और भी थ्योरीज हैं, समानांतर थ्योरीज, तो कुछ तो कहती हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और भी पुरानी है, और ज्यादा पुरानी है, लेकिन प्रूफ नहीं है एक्चुअली हमारे पास। तो जो प्रूफ है हमारे पास, टर्की में गोबेकली टेपे करके एक साइट है। गोबेकली टेपे साइट में एक मंदिर की तरह है, बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया मंदिर है। तो उस मंदिर की जब कार्बन डेटिंग की गई तो 11,200 से 12,000 साल के बीच का है वो। तो सबसे पहले हमको कृषि करने के सलीट वहीं मिलते हैं, गोबेकली टेपे में। उसके आसपास कुछ, उस मंदिर के आसपास कुछ और भी कम्युनिटियाँ सेटल हुई थी, मतलब छोटे छोटे मकान बनाए गए होंगे, एक गांव सेटल हुआ होगा, और वहीं से हमको दान या शायद दान के ही हमको बालियाँ और मतलब अनाज के वो मिले। उससे हमने जब कार्बन डेटिंग की तो हमको पता चला कि 11,200 से 12,000 साल के बीच में हमारा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो। जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, इंसानों ने खेती करना सीखा, तो फिर इंसानों ने जंगलों में भटकना छोड़ दिया, उन्होंने गांव बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा ये तो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, बोला हम जंगल के जंगल भटक रहे हैं, जंगली जानवरों से हमारा सामना हो रहा है, कभी बारिश कभी कुछ, एक जगह घर बनाओ फिर तोड़ो फिर तीसरी जगह बनाओ, इससे अच्छा हम परमानेंट एक ही जगह घर बनाएंगे, उस इलाके के जंगल साफ करेंगे, और वहीं पे जो हमारे खाने के लिए अनाज होगा वहीं पे उगाएंगे। तो इस तरीके से लोगों ने छोटे छोटे गांव बनाना स्टार्ट किया, और इस तरीके से मतलब गांव सभ्यता की शुरुआत खेती की शुरुआत के बाद हुई, क्योंकि लोगों को एक जगह टिकने की जरूरत ही नहीं थी अगर खेती नहीं हो। खेती हुई इसीलिए लोग एक जगह टिकना शुरू हुए, और शुरुआती खेती के दिनों में भी एक ही जगह नहीं टिका करते। जैसे एक जगह अपने बो दिया उन्होंने, गेहूं धान या कुछ भी बो के निकल लेते थे कहीं, फिर जब वापस आते होंगे 2 4 5 6 महीने में, अब उनकी फसल मिलती की तैयार। तो शुरुआत में ऐसा किया उन्होंने, लेकिन बाद में हो सकता है बाद में उन्होंने ध्यान दिया होगा कि यार कुछ जानवर हमारी फसल नष्ट कर दे रहे, इस साल बारिश ज्यादा आई तो फसल नष्ट हो गई, इस बार जंगल में आग लग गई तो फसल नष्ट हो गई। तो उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि नहीं है, हमको इसी फसल के आसपास रहना पड़ेगा और इसके उगने तक इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि शुरुआत में सभी लोगों ने रहना स्टार्ट नहीं किया हो, कुछ ही लोगों को ये काम दिया गया, तुम लोग सेलेक्टेड लोग इसी फसल की देखभाल करो। ऐसा करते करते जब वो लोग उस फसल की देखभाल करने लगे तो शायद ये आइडिया और लोगों को भी पसंद आया। कुछ सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जंगल में भटकने के लिए। तो खेती की शुरुआत के बाद ही गांव बसने शुरू हुए। उन गाँव का मुख्य काम क्या था? खेती करना ही। पूरी दुनिया में यही काम था, खेती करना ही। लेकिन खेती की शुरुआत ने बड़ा अद्भुत क्रांति ली, मतलब इस तरह ये बहुत अद्भुत क्रांति थी, क्योंकि आज तक हम लोगों का जो जीवन था इंसानों का वो था कि खाना ढूंढने और खाने का शिकार करने तक ही सीमित था। हमारी जितनी एनर्जी थी वो सब इसी काम में वेस्ट हो जाती, और कुछ सोचने समझने और ज़्यादा एक्टिविटीज करने का टाइम नहीं मिल पाता था। जब हमने खेती करना शुरू किया तो फिर हमने पाया होगा कि यार ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। जितना काम खेती में लग रहा है उसके बाद फ्री टाइम मिल जाता है लोग, और लोग एक गांव तो मतलब फ्री टाइम मिलने लग गया। तो जब फ्री टाइम मिला तो इस फ्री टाइम में आदमी की क्रिएटिविटी थोड़ा जागी।
इस फ्री टाइम में फिर खेती की वजह से कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल करना, एक तो फ्री टाइम मिला, क्रिएटिविटी जागी, और दूसरी खेती करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ी, जैसे कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ी होगी, जिसको हम कुप्टा बोलते हैं, वो उसके पता नहीं प्लेन्स में तो क्या देते हैं, कुप्टा हो गया, हसिया हो गया, दराती, हाल हो गए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी लोगों को, तो लोगों ने फिर धीरे धीरे ये सब बनाना भी शुरू किया। जब तक आदमी जंगल में भटक रहा तब तक ये सब बनाने वाले कारीगर नहीं पैदा हुए। जब आदमी ने खेती करना शुरू किया तो ये सब बनाने वाले कारीगर शुरू हो गए, जो धातुओं के साथ काम करते। तो शुरुआती दौर में लोहा नहीं था हम लोगों के पास, हम लोगों के पास था कांसा, तांबा और टिन को मिला के कांसा बनाया गया। टिन ज्यादा मात्रा, टिन की खोज पहले की थी हमने, तो टिन ज्यादा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में उसमें तांबा मिला के, तो काफी सालों तक इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं या कांस्य युग, काफी सालों तक कांस्य युग ही चला। जो शुरुआती सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के शहर, ये सब कांस्य युगीन सभ्यता है। ये सब लोग कांसे के औजार और ये सब चीजें बनाते। तो धीरे धीरे गांव फिर बड़े होना शुरू हुए, खेती और अच्छे होने लगी, लोगों को ये मतलब लाइफस्टाइल पसंद आई, ज्यादा लोग, काफी ज्यादा लोग, सबको नहीं मतलब, क्योंकि हम अभी भी देखते हैं कि 2024 में भी आदिवासी सभ्यताएं रहती हैं अलग अलग जगहों पे। तो लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को एक बड़ी सिविलाइजेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से को ये आइडिया अच्छा लगा, तो वो सेटल हुए। उसके बाद सेटल हुए तो अब क्या करेंगे, कुछ लोगों ने औजार बनाना शुरू किया, फिर और भी ज़रूरतें शुरू हुई, कुछ लोगों ने चमड़े का काम करना शुरू किया, जूते चप्पल बनाने लगे या थैली पाउच वगैरह बनाने लगे, कुछ लोगों ने लकड़ी का काम करना शुरू किया। ऐसे करते करते क्या हो गया कि हमारे, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं, मार्क्स ने कहा था इसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, कि मतलब हमारे रोजगार शुरू हो गए। अभी तक सिर्फ हमारा रोजगार था जब तक हम जंगलों में थे, खाना ढूंढना, शिकार करना। और हमारे रोजगार शुरू हो गए थे कि किसानी करना, धातु का काम करना, चमड़े का काम करना, लकड़ी का काम। तब रोजगार शुरू हो गए ऐसे हम। अब जब रोजगार शुरू हुए होंगे तो फिर पैसे का लेन देन का सिस्टम कैसे बना, क्योंकि जब हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि जब हम मार्क्सवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद समझना चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ें अर्थव्यवस्था से जुड़ी। तो इसके लिए हमको पहले मूल जड़ में जाना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था है क्या, असल बात है कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे हुई। तो अर्थव्यवस्था है क्या, अगर मोटे मोटे शब्दों में समझा जाए, या मोटा मोटा जितना मेरी समझ में आए, कि जब एक सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं और वो अपनी जरूरत के हिसाब से, पहले तो एक्चुअली पैसा भी नहीं आया, पहले आया था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि शायद ऐसा हुआ होगा उस जमाने में। शुरुआती दौर में सबने किसानी करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि यार सब लोग किसानी नहीं कर सकते, अगर हर आदमी किसानी करेगा तो जानवरों को कौन भगाएगा। तो कुछ लोगों को जानवरों को भगाने का काम दिया गया। फिर कहा कि यार अब औजार कौन बनाएगा, अब उनमें से कुछ लोगों के अंदर औजार बनाने का टैलेंट होगा तो उनको औजार बनाने का काम सौंपा गया। कुछ लोगों को लकड़ी का काम सौंपा गया क्योंकि उनको घर वगैरह भी बनाने होंगे। कुछ लोगों को पत्थरों का काम सौंपा गया क्योंकि उनको शुरुआती बर्तन और या मिट्टी के बर्तन, जैसे बहुत सारे शुरुआती बर्तन हमको पत्थर के भी मिलते हैं और मिट्टी के भी मिलते हैं, तो ये काम सौंपा गया होगा। तो शुरुआत के दौर में तो ऐसा हुआ कि जब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी तो ये जो अन्य कारीगर जो और काम कर रहे थे किसानी के अलावा, अपने फालतू समय में ये काम करते होंगे, मुख्य काम इनका भी किसानी का ही रहता होगा। धीरे धीरे ऐसा होता गया कि इन चीजों की जरूरत भी समाज में पड़ने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा औजार की जरूरत पड़ने लगी, लोगों को जूते चप्पलों की जरूरत पड़ने लगी, लोगों को ज्यादा बर्तनों की जरूरत पड़ने लगी।
तो ये कारीगर बेचारा हो गया बिजी। अब ये खेती किसानी नहीं कर पाता, ये जाता थोड़ी देर खेत में 2-4 घंटे काम करता होगा, ये आ जाता होगा गाँव का कि भैया ये बना दो। अब उस जमाने के लोग भी अच्छे होते होंगे यार, मन मनसाही में बना देते होंगे, चल ठीक है थोड़ी देर में बना दूंगा तेरा सामने। फिर थोड़ी देर काम करे, फिर एक अगला बंदा आ जाए, ऐसे अब अगले बेचारे की फसल ही नहीं उठ पा रही है, तो ये समस्या समाज में उत्पन्न होने लगी। तो लोगों ने गौर करना शुरू किया कि यार ये आदमी हम लोगों के लिए इतना काम कर रहा है, या क्या पता उसी आदमी ने आवाज उठाई कि मैं तुम लोगों के लिए ही मेरा समय चला जा रहा है, तो अब मैं तो किसानी कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या खाऊंगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तो फिर लोगों ने इस समस्या का क्या समाधान निकाला कि लोगों ने कहा कि ठीक है तुम यही काम में निपुण हो, तुम यही काम करो, तुमको बर्तन बनाना आता है तुम फुल टाइम बर्तन बनाओ, तुमको लकड़ी का काम आता है तुम फुल टाइम लकड़ी का ही काम करो। खेती किसानी करने के लिए है लोग, इन बर्तनों और इन लकड़ी के सामान के बदले और इन लोहे के मतलब धातु के औजारों के बदले तुम्हारा जो समय तुम्हारा वेस्ट हुआ खेत पे होना चाहिए, वो समय तुम इस काम में वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा नहीं, वो अनाज हम तुमको ला के, या उसने वो अपनी सर्विस दी, या पार्टिकुलर जो चमड़े का मान लो कुछ जूता बना के दिया, इसने अनाज दिया, इससे उसका परिवार पल जाता पर और उनको उनकी काम की वस्तु मिल गई। तो ये शुरुआत हुई वस्तु विनिमय की। धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे यार, क्योंकि सिर्फ खेती किसानी से ही काम नहीं चलता है, लोगों ने जानवर पालना भी शुरू किया, और असल में जानवर पालना किसानी करने से पहले शुरू हो, जब हम आदिवासी जब ये मतलब तुम्हारे शिकारी युग में ही स्टार्ट हो गया था, जानवर पालना पहले शुरू हुआ, खेती किसानी बाद में शुरू हुई थी। तो जानवर पालने वाले पशुपालक समाज पहले से ही होगा। पशुपालक भी अब फुल टाइम नहीं कर पाते होंगे खेती, क्योंकि उनका सारा समय पशुपालन में चला जाता था, गाय को हाथ लगाने में, उसको चारा डालने में, भेड़ बकरियों को चराने में, उनको अंदर बांधने में। तो अब वो लोग भी कहाँ से काम करें, तो उनके साथ भी ये हुआ सिस्टम कि ठीक है तुम अपनी गाय का दूध हमें दो, या अपनी भेड़ा हमें दो, या अपनी मुर्गियां हमें दो, इसके बदले हम तुमको अनाज दें। तो शुरुआती समाज में इस तरीके से सामान की अदला बदली होने लगी। जिस समाज में सामान की ऐसे अदला बदली होती है, अर्थव्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ मतलब वेल्थ, पैसा भी नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली। वेल्थ मतलब वेल्थ में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा घर, तुम्हारा सामान, तुम्हारा अनाज। व्यवस्था मतलब सिस्टम। तो यहीं से शुरुआती अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, वस्तु विनिमय से। लोग एक दूसरे के साथ सामान की अदला बदली कर, तो ये काफी लंबे समय तक चला। कब तक चला? जब तक कि हमारी छोटी छोटी गांव की इकाइयों में हमारा समाज बटा हुआ। जब तक हम लोग गांव में थे, ये बड़ा अच्छे से सिस्टम चला। अच्छा। गांव को अंदर क्योंकि गांव में अभी भी हम देखते हैं कि गांव देहात में लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं। गांव का एक आदमी दूसरे आदमी से धोखा नहीं करता है जनरल, आज के समाज में। तो उस समय के समाज में तो बिल्कुल कहाँ से करेगा, वो समाज ही एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहता हो, तो लोग आपस में उनका काम चल जाता था। लेकिन धीरे 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 जब आदमी ने बहुत ज्यादा तरक्की करना शुरू किया, जब गांव उठ के बड़े शहर बनने लगे, जैसे भारत में बोला जाता है कि बड़े शहर, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो उन लोगों ने, वैदिक आर्यों ने जंगलों का दबा के सफाया किया। और वेदों में ऐसे ऐसे हलों के बारे में सुनने को मिलता है जिसको 100 बैल चलाया करते थे। अच्छा। 100 बैल चलाया करते थे, सोच। कितने बड़े लेवल पे इधर एग्रीकल्चर बहुत है, कितने बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर है। 100 बैल इधर होते हैं, और वो किस टाइप का हल होता होगा,
वही तो, वो टेक्नोलॉजी का जमीन नहीं विकसित करती है हिसाब से। और लोहा जब, क्योंकि ब्रॉन्ज जो होता है कांसा वो थोड़ा कमजोर धातु है ना, लोहा काफी स्ट्रांग धातु है। तो जब लोहे की खोज हुई तो उसके बाद दबा के जंगल काटे गए, पेड़ काटना ज्यादा आसान हो गया, जंगल काटे जाते, जंगल जलाए जाते। ये नॉर्थ का जितना इलाका है, ये तो पंजाब हरियाणा है, दिल्ली, हमारे नीचे बाबर तराई का इलाका, ये पूरा जंगल था पहले। वो पूरा इलाका साफ किया गया और इसमें वैदिक आर्यों ने फिर खेती करना शुरू किया दबा के। बहुत सालों तक खेती चली। उसके बाद 16 महाजनपद उठे, इनके बारे में हमको इतिहास में बाद में सुनने को मिलता है। 16 महाजनपद, ये बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े शहर क्या राज्य हुआ करते थे। तो ऐसे दुनिया के और हिस्सों में भी सिविलाइजेशन ने मतलब स्वरूप लेना स्टार्ट किया, बड़े बड़े शहर बसने लगे। जब शहर बड़े हुए तो बहुत अलग अलग जगह के, बहुत अलग अलग गांव के लोग उस शहर में आना शुरू हो गए। शुरुआती दौर में वहां पे भी वस्तु विनिमय ही चला हो। लोग भेड़ के बदले गेहूं दे के जाते होंगे, लोग लोहे के बदले भी गेहूं दे के जाते होंगे, या लोहे के बदले कोई दूध दे के जा रहा है, कोई भेड़ दे के जा रहा है। अब इस समस्या में, ये इस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक हम एक छोटे गांव में हैं और कम लोगों के साथ ही वस्तु विनिमय का काम कर रहे हैं, तब तक ये सिस्टम ठीक ठाक काम करता है। फिर भी एग्जैक्ट काम नहीं कर सकता है, लेकिन ठीक ठाक काम करता है। लेकिन जब हम इसको स्केल करते हैं और हर दिन तुम्हारे पास अनजान लोग आ रहे हैं, कुछ अच्छे लोग होंगे भले मानस, कुछ बुरे लोग भी होंगे। मान लो, कैसे, मान लो तू एक लोहार है, मैंने तुझसे कहा लोहार भाई मेरे लिए एक हल बना देना कल। तुमने कहा ठीक है भाई, तो बदले में क्या दोगे? मैंने कहा 2 बकरियां दूंगा। तूने कहा ठीक है, हो गया। फिर हम एक छोटे से गांव के हैं, ठीक है, 2 बकरियां दूंगा। तूने कहा ठीक हो गया, 2 बकरियों में मेरा इतना इतना समय लगता है मुझे लोहा बनाने में, वहां से लोहा खरीद के लाता हूँ, फिर इतना समय लगाता हूँ, तो उस हिसाब से 2 बकरियों का जो मूल्य होता है मेरा निकल जाएगा आपसे, मेरा परिश्रम का मुझे फल, मतलब जो भी पैसा है मिल जाएगा। मान ले हम छोटे से गांव में हैं, ठीक है, मान ले वो 2 बकरियां बीमार थी, 2 दिन बाद मर गई। और यहाँ लोहार सपने सजा के बैठा था कि 2 बकरियां आएंगी, बढ़िया दूध पीऊंगा, इनके 4 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे, बढ़िया एक बकरियों का झुंड हो जाएगा मेरे पास। 2 दिन बाद ही वो बकरियां मर गई। किसका नुकसान हुआ? लोहार का, क्योंकि लोहा तो सालों तक वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन नहीं होता। अब हमको तो कुछ होने वाला नहीं है, लोहार ने पूरी मेहनत करके आग बनाया था, सर्वश्रेष्ठ काम किया होगा शायद। दोनों का पारिश्रमिक रूप में उसको लोहा मिल गया, उसको बकरी मिल गई। हाँ, वहां पर पैसे का भी हिसाब किताब नहीं ये है। ये सिस्टम चल रहा है गांव में। हाँ, 2 बकरियां, उसने सोचा कि 2 बकरियों से ठीक हो जाएगा। अगला बंदे ने भी ऐसा उसको चिपकाया नहीं था, मतलब उसको भी नहीं पता था कि मेरी बकरियां बीमार है। उसने दे दी 2 बकरियां, वो 2 बकरियां गई मर। अब लोहार को हो गया नुकसान। हीरो छोटे से गांव में अगर ये कांड हुआ होगा, और हुआ भी होगा ऐसा बहुत बार, तो गया होगा कि भाई यार तुम्हारी तो बकरियां मर गई, मुझे तो हो गया नुकसान। तो छोटे से गांव में क्या होता होगा कि ठीक है भैया हमारी बकरियां मर गई, इसको हम रख लेते हैं, या अगर कोई खाता होगा तो हम खा लेंगे, जो भी करेंगे, तुमको मैं 2 नई स्वस्थ बकरियां दे दूंगा। तो गांव में तो ये सिस्टम बढ़िया से चल जाता था। लेकिन जब ये सिस्टम शहरों में आया, तब क्या देखा, जब अनजान लोग आ रहे हैं, कोई आदमी 2 बकरियां चिपका के चला गया, लोहार ने उसको दे दिया बना के हल, वो 2 बकरियां 2 दिन बाद मर गई। अब लोहार उसको कहाँ ढूंढे? वो तो किसी और गांव का था, अब लोहार बेचारा कहाँ से जाए इस गाँव? ये तो लोहार को नुकसान हो गया। ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि जो तुम्हारा सर्विस है या जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, उसकी एग्जैक्ट कीमत तुमको मिल नहीं पा रही। बहुत से लोग तुमको बेवकूफ़ बना के चले जा रहे थे। तुमको मान लो खराब अनाज पकड़ा दिया,
वो बड़े बड़े कट्टे गेहूं के दिए तुमको, ऊपर ऊपर का गेहूं तो बढ़िया था, नीचे नीचे का गेहूं सड़ा हुआ निकला, तुमने चेक नहीं किया दोनों के दोनों कट्टे, मतलब तो ये तो बहुत नुकसान हो रहा था। तो लोगों ने सोचा कि यार ये सिस्टम भी इतना कारगर नहीं है, एक तो हमको एग्जैक्ट मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी बात, और इसमें एक प्रॉब्लम और थी। अब जैसे मेरे पास एक गाय है और तूने मुझे बकरी थमा दी, तो बकरी और गाय में रात का अंतर है, बिल्कुल, या एक गाय के बदले मान लो 10 बकरियां थमा, वो भी ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वही लोहार वाला एग्जाम्पल, जैसे तेरे पास, तूने मुझे हल दिया, मेरे पास एक गाय है 10 लीटर दूध देती है, ठीक है, मैंने तुझे 10 लीटर दूध देने वाली गाय दी एक हल के बदले, तो तुझे लगा ठीक है यार ये तो बढ़िया है, फिर 10 लीटर दूध मिल रहा है मुझे रोज का। अगले बंदे की गाय 4 ही लीटर देती थी, जो अगला कस्टमर आया लोहार के पास, वो बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो 10 लीटर दूध देने वाली गाय चाहिए। अब भैया उसके पास है ही नहीं 10 लीटर दूध देने वाली गाय, तो कहाँ से देगा वो, अगर वो ईमानदार आदमी था तो। या तो ऐसा भी हो सकता है वो बेईमान आदमी हो और उसने 4 ही लीटर दूध देने वाली गाय पकड़ा दी, उसका तो नुकसान हो गया, क्योंकि अभी तक तो 10 लीटर दूध देने वाली गाय को के बदले ही हल दिया करता था। तो ये सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज थे। गांव के अंदर, छोटी कम्युनिटी के अंदर ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा था, बड़े शहरों में ये सिस्टम फ्लॉप हो जा रहा था। तो लोगों ने फिर सोचा होगा कि किया क्या जाए, काफी सालों तक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड चले होंगे फिर से। तो लास्ट में लोगों ने कहा कि जब बड़े शहर, बड़े राज्य बनने लगे और राजाओं का उदय हुआ, मतलब राज का चलने लगा, समाज में एक व्यवस्था आई, मतलब एक सिस्टम बनने लगा, तो फिर ऐसा मानक बनाया गया कि राजकीय सिक्के निकाले जाए। कोई जो कीमती धातु होगा, उस जमाने की कीमती धातु क्या हुआ करते थे, सोना और चांदी या कांसा हो गया, या तांबा, कांसा नहीं, हाँ कांसा मिक्स होता, हाँ तांबा होता, शुद्ध धातु, हाँ, तो इनके हम सिक्के बनाएंगे और उन सिक्कों पे रहेगी राजा की मोहर। जिस भी राज्य का सिक्का होगा, अब राजा की जो भी मोहर है, कोई घोड़े बनाता होगा, कोई हाथी बनाता होगा, कोई अपनी शक्ल बनवाता होगा, जो भी मोहर है उन सिक्कों के ऊपर वो मोहर छपेगी, और हर सिक्के का एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाएगा कि इस सिक्के की इतनी वैल्यू है। मान लो छोटा सिक्का है, मान लो जैसे पण सुनते हैं, मान लो 1 पण है, 1 पण का मूल्य होगा 2 मुर्गी, 2 पण का मूल्य हो गया 4 मुर्गी, 10 पण का मूल्य है 1 गाय। इस तरीके से एक सिस्टम बनाया है कि उस सिक्के को एक वैल्यू दी गई, पर्टिकुलर सिक्के के साथ इतनी कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु या सामान के बराबर का मूल्य जुड़ेगा, और इसकी देखरेख कौन करेगा कि ये सब सिस्टम सही काम कर रहा है। किसी ने 1 पण दिया, उसने मान लो 1 पण के बदले या 2 पण के बदले मान लो 10 बकरियां देनी थी, मैंने तुझे 1 पण दिया, तूने मुझे 5 ही बकरियां दी, अब तुम मुझसे लड़ने आ गए कि नहीं नहीं मैं तो तुझे 5 ही बकरियां दे, तो ये देखेगा कौन कि ये सिस्टम सही काम कर रहा है। ये देखने की व्यवस्था, जिम्मेदारी थी राज्य के ऊपर, राजा के ऊपर। वो ये निश्चित करता है कि समाज में जो राजा ने नियम कानून लागू किए हैं, समाज का हर व्यक्ति उन नियम कानूनों को फॉलो करेगा, और इसीलिए राजकीय मोहर भी लगाई जाती थी। तो मोहर इसलिए लगती थी, अगर मान लो किसी विदेशी राजा का सिक्का है, मान लो ये पिथौरागढ़ एक राज्य है और टनकपुर या हल्द्वानी एक अलग राज्य है, अब हल्द्वानी के राजा का सिक्का अगर हमारे राज्य में आता है, उस सिक्के का हम ऊपर नीचे मोल भाव कर सकते हैं दूसरे राज्य के सिक्के का। लेकिन मान लो वहां भी एक ही पण है, यहाँ भी एक ही पण है, दोनों का साइज भी बराबर है, दोनों ही सोने राज्य के राजा था। ऐसा क्यों होता था उसका? क्योंकि वो पण में उस राज्य के राजा का मोहर है, वो उस राज्य की सत्ता को दर्शाता। राजा को दिक्कत तभी तक थी जब उसके सिक्कों के साथ गड़बड़ की जाए, इसीलिए मोहर लगाई जाती। मान लो मैं कोर्ट में जाता हूँ कि राजा साहब मेरे साथ धोखा हुआ, क्या धोखा हुआ कि 1 पण दिया था
और मुझे 5 ही बकरियां थमाई। राजा बोलेगा अच्छा दिखाओ तो कौन सा पढ़ता। दिखाया उसमें राजा साहब आप ही के जारी किए हुए सिक्के हैं, आप ही के राज्य की मोहर है। वो राजा ने देखा यार हाँ मोहर तो मेरे राज्य की है, इसका मतलब मेरे जारी किए हुए, मतलब मेरी अथॉरिटी। अब उसको गुस्सा इस बात से नहीं है कि आदमी बेईमानी कर रहा है, उसको गुस्सा इस बात से है कि इसने मेरी पावर को चैलेंज किया है, कि मतलब मेरी वैल्यू नहीं रखी। तो वो राजा फिर उसको सजा देता था। तो राजा का काम होता ही ये था कि अपने राज्य के अंदर अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर। और ये कैसे डिसाइड होता था? मान लो जैसे ये है ना, 100 रुपीज है, 10 रुपये का मान लो कॉलगेट ही ले लो, 10 रुपये का कॉलगेट है, इसके मूल्य 10 है, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई 10 रुपये का मैंने कॉलगेट लिया। अभी $US है, मेरे पास $1 आ गया यूएस का, उसका डायरेक्ट जो दुकानदार है नीचे स्टेट से रिटेलर से हम सवाल करें वो उसका तो नहीं लेगा। अगर मैं उसको एक्सचेंज कर लूँ तो मुझे जो भी है तेरा $80 तक मिला, 80 से 85 मतलब रुपये मिले बंदा। तो मैंने 10 का ले लिया, फिर भी 70 बचते हैं। अभी एक्सचेंज का जो भी है आज के टाइम पे बोला, उस टाइम पे कैसे डिसाइड होता था? उस टाइम पे डिसाइड होता था, वही मैं समझा रहा हूँ, जब तक छोटे छोटे राज्य थे ना ऐसी समस्या आती थी, क्योंकि धातु का एग्जैक्ट मूल्य असल में देखा जाए तो सोने का कौन डिसाइड करता है कि सोना 80,000 रुपए है या कितने हजार रुपए? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। और लोहा नहीं है, और सारे राज्यों के क्या उसमें एक ही चलता होगा? और सोने की ऐसी वैल्यू है लोहे की नहीं है, क्योंकि उस समय पैसा तो नहीं चलता था, मतलब नोट करेंसी, उस समय तो धातु चलते थे। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये धातु महंगा है ये धातु कम है? सोने का क्या काम है देखा जाए तो, सिर्फ पहनते ही तो है उसको, उससे ज्वेलरी बनती है। अब उसको हमने कीमती मान लिया है, हमने बोला हीरा कीमती है, इसी वजह से कीमती हुआ है, और इस बात पे सभी ने एग्री किया ठीक है मतलब, लेकिन नहीं। लेकिन असल में अगर देखा जाए एग्जैक्ट तो कोई वैसे वैल्यू थोड़ी है उसकी, वो तो लोगों के मानने के ऊपर है कि क्या वैल्यू मानती है हमारी सोसाइटी इस चीज की, सभी लोग मिलके। तो जब छोटे छोटे राज्य थे, इन राज्यों में ऐसी झड़पें हो जाती हूँ एक दूसरे के सिक्कों को लेके, किसी राज्य का सिक्का किसी राज्य में चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल दुश्मनी है, मान लो बोल रहे नहीं हम तो इस राजा का सिक्का चलाएंगे नहीं भाई। क्योंकि जैसे मान लो मैं इस राज्य का व्यापारी हूँ, मैंने दुश्मन राज्य के किसी व्यक्ति से दुश्मन राज्य के सिक्के ले लिए किसी सामान के बदले, और कल की डेट में ऐसी कुछ बात निकली कि यार हमारे राज्य में, मतलब हमारे राज्य में कोई आदमी जासूसी कर रहा है, ऐसी बातें उठी सेना और उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, देखा गया कि फला व्यापारी ने तो दूसरे राज्य से सिक्के लिए हुए हैं, तो अब तो उसके ऊपर डायरेक्ट शक भी आ सकता है कि अच्छा दूसरे राज्य के सिक्के इसी के पास है, तो हो सकता है ये भी जासूसी में शामिल है। तो इस वजह से दूसरे राज्य के सिक्के चलाने में आदमी डरता भी था, तो हर राज्य का सिक्का हर राज्य में नहीं चल पाता। इस समस्या का समाधान तब हुआ जब साम्राज्य बनने शुरू हुए, जब सम्राट आए। सम्राट ऐसा व्यक्ति था जो राजाओं से बड़ा होता, जिसके नीचे बहुत सारे राज्य और बहुत सारे राजा रहते थे। तो जब साम्राज्य बने तो सम्राट ने डिसाइड किया कि राज्य पिथौरागढ़ हो या अंदौनी हो, राज्य दिल्ली हो या हरियाणा हो, सबके अंदर मेरा सिक्का चले। तो सर्वमान्य मेरा सिक्का। हाँ, भले ही तुम अपने राज्यों के अंदर भले ही अपने अपने सिक्के भी चलवा सकते हो, लेकिन जितने राज्य मेरे अंदर हैं तुम सब आपस में एक दूसरे के सिक्के एक्सेप्ट करोगे। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी बनी, तो ये साम्राज्यों ने स्थापित किए, बड़े बड़े सम्राटों। इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चला आ रहा था, ठीक ही चल रहा था, दुनिया जैसी थी चल रही थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत बुरी भी नहीं थी, जैसा चल रहा था। लोग अभी भी लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर ही निर्भर हैं, उस समय पे भी लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर ही निर्भर हुआ, अभी भी हम नेचर पे ही निर्भर। तो उस समय में लेकिन एक समस्या थी, हम ये देखते हैं, आज हम देखते हैं, जैसे हमने आज 3 बॉडी प्रॉब्लम टीवी सीरीज देखा, उसमें आज तुमको
एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन तक आने तक कितने साल लगे? वो बोलिए 90,000। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आने में कितना लगा? 10,000। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कंप्यूटरों में आने तक कितना समय लगा? 200 साल। और कंप्यूटरों से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा? 50 साल। तो आप ये देख रहे हैं कि इन 200 सालों में बहुत रैपिड हमने डेवलपमेंट किया है, बहुत ही फास्ट पेस। जबकि 10,000 सालों से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया इतना फास्ट। इतना नहीं। अगर इसी रेट से, इसी रफ्तार से 10,000 सालों से हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता तो कहाँ होते? दूसरे ग्रहों में होती है, दूसरे प्लेनेट में सिविलाइजेशन बनानी कई होती। प्लैनेटों में होती है वाकई में इसी, अगर इस हाँ। से लेकिन ये स्पीड क्यों नहीं कायम हो पाई? अब बात ये है, इन 200 सालों में ऐसा क्या हुआ जो इससे पहले नहीं हो पाया? स्पीड वैसी की वैसी ही रही। आदमी जीता था, मरता था, खाता था, पीता था। दुनिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो एग्रीकल्चर से भी धीरे उसमें आया, मतलब तेरा सीधे कि जब कुछ लोग मतलब क्रिएटिविटी जगी तो पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस बनाने की ओर निकले, मतलब निकले। हाँ, सुख सुविधाओं से रिलेटेड। हाँ, कि अगर चलने में दिक्कत हो रही तो चमड़े की जूते बना दिए, बिल्कुल। अगर इससे रिलेटेड ऐसे वस्त्र बनेंगे, हाँ, या ऐसे औजार बनेंगे, ऐसे तो टेक्नोलॉजी अपना विज्ञान पर काम आने लग गया, मतलब हाँ, आने लग गया, बिल्कुल। लेकिन विज्ञान इस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा था जिस रफ्तार से इन 200 सालों में बढ़ा है। वाकई बहुत ज्यादा बड़ा है। और आने वाले सैकड़ों सालों में एक आविष्कार होता था, सैकड़ों सालों में छोटा सा आविष्कार। दुनिया का आविष्कार होता है, अब हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है। हाँ, और लोग लगे ही हैं कुछ ना कुछ आविष्कार करने में। बिल्कुल। और हाँ, और इसी 200, अगर 200 सालों में इतना हो जाए, अगर प्लस अभी से हम 200 और ले लें, शायद हम इमेजेस हर हफ्ते आविष्कार होंगे। नहीं बोला आप, वो तो है ही। आने वाले 200 सालों का अगर हम इमेजिन करें ना, इमेजिनेशन में भी सोच नहीं पाएंगे कि कब मनुष्य कहाँ पहुंच चुका होगा। अगर बिल्कुल, एग्जैक्टली। हमने ह्यूमन रेस का सोच नहीं सकते कि कहाँ होगी, लेकिन इतना सोच सकते हैं कि दूसरे प्लानेट में तब पहुंच गए। 100% होगी, ये तो होगी, मतलब इतना तो हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? बार बार ये सवाल यही होता है, उठता है कि हमने इन 200 सालों में ऐसा क्या कर डाला जो इन हजारों सालों में नहीं हुआ? हम इतना रुक क्यों गए थे फिर इन हजारों सालों तक? इंसान तो हम, प्रजाति तो हम वही है, दिमाग भी वैसा ही है हमारा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान तरक्की नहीं कर पा रहा था? और पहले जमाने के लोगों के बारे में मैं एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। मतलब आज के जमाने के जो लोग हैं ना, आज के मॉडर्न ह्यूमन, हमारा माइंडसेट ऐसा है, किसी भी इंसान का, भाई किसी भी इंसान का, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, कोई भी हो, किसी भी इंसान से आज के युग में हम बात करेंगे, हर किसी आदमी एक चीज के प्रति आशावान है। किस चीज के प्रति आशावान है? बदलाव के प्रति। आज के किसी भी आदमी को पूछो तो उसको इस बात का पता है कि जैसा आज है 10 साल बाद ऐसा नहीं रहने वाला। ये बात हर किसी के दिमाग में बैठी है। उसको पता है चेंजेस होंगे, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे वो शहर का व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन ये बात हर किसी के दिमाग में बैठी है इस युग में कि बदलाव होंगे 5 साल 10 साल। तो लेकिन पहले के समय के लोगों के दिमाग में ये बात नहीं थी। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। मतलब ये हमको, ये इस बारे में हम सोचते भी नहीं है असल में। देख, मतलब वो खेती करे जा रहे, चले जाने वाले। हाँ, उन लोगों को ये लगता ही नहीं था कि जीवन कभी बदलेगा। मतलब ये कि खेती करो करो, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, और बस ये रोज सो जाओ, उनको लगता था रोज रोज का रिपीट, ऐसा ही रहेगा अनंत समय। अच्छा, पीढ़ियों पीढ़ियां गुजर जाती थी क्योंकि बदलाव होता ही नहीं था। हाँ, ऐसे रिसाइकिल में तो कभी हो भी नहीं सकता है। आज से एक से रिपीट कर रहे हो रोज के रोज। 5,000 साल पहले दादा जो काम करता था, पोता भी एग्जैक्ट वैसा ही कर, एग्जैक्ट वैसे ही कपड़े पहन रहा है, एग्जैक्ट वही चला रहा है, एग्जैक्ट वैसे ही घर पे रह रहा है, एग्जैक्ट वैसे ही बर्तन। आज के युग में हम सोच सकते हैं ऐसा कि हम जैसी टेक्नोलॉजी, जैसे घर में रह रहे हैं, जैसे कपड़े पहन रहे हैं हमारे बच्चे या हमारे नाती पोते, ऐसे कपड़े सोच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं सोच सकते। लेकिन उस जमाने में ऐसा ही चला। परदादा जो काम कर रहे हैं, नाती भी एग्जैक्ट, किंचित मात्र भी चेंज नहीं आया।
जैसी दुनिया है वैसी ही दुनिया चली जा रही। तो ये बड़ा मतलब लोगों के उस जमाने की मेंटल स्टेटस और साइकोलॉजिकल स्टेटस बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि दुनिया में कुछ बदलाव हो ही नहीं रहे थे एक्चुअली, कुछ चेंजेस होते ही नहीं थे। जैसी व्यवस्थाएं बन गई थी वैसी ही बन गई थी, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो ही नहीं रही थी। जो आदमी काम कर रहा है वही आदमी काम करते और थे। सभी ने उसी को एक्सेप्ट कर दिया था। और सब सोचते थे कि ऐसा होना संभव भी नहीं। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी आ सकती है, साइंटिफिक डिस्कवरी आ सकती है, या समाज बदल सकता है। आज की डेट में समाज कितने बदल गए हैं देखो। आज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, 10,000 सालों से हम राजशाही में रहे, 10,000 सालों से हम पे राजाओं ने राज किया, या कम से कम 4 या 5,000 सालों से भी मान। अभी सरकार उस लेवल पे, लेकिन फिर भी हम सरकार को चेंज कर सकते हैं, भारत में पावर है। बिल्कुल, हम राज्य के राजा को तो नहीं कर सकते थे चेंज, और एक ही चले जा रहा था कि राजा है तो उसका बेटा ही बनेगा अगला राजा। सिस्टम वैसा का वैसा ही। लेकिन अब हम अपने, अगर हम दिमाग से चले तो वाकई में अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे उससे भी नीचे जितने भी नेता है उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या है देश। पहले जमाने में विवाह पावर है हमारे पास, औरत मर्द का विवाह हो रहा तो औरत मर्द का ही विवाह हो रहा। आज के समय में आप खुद देख रहे हैं, औरत मर्द बन जा रही है, मर्द औरत बन जा रहा है, औरत औरत की शादी हो रही है, मर्द मर्द की शादी हो रही है। मतलब जो पुराने सिस्टम थे वो सब टूट रहे हैं, या बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी टूट चुके हैं हाँ, इस नई सोसाइटी में, जबकि पुरानी सोसाइटी में ऐसा संभव नहीं। जो सिस्टम बन गया था वो बहुत रिजिड था, टूटना इतना आसान नहीं था, और बिल्कुल नहीं भी था। वो हमने इतिहास में देखा, इनको हजारों साल लगते सिस्टम तोड़ने, और अत्याचार बहुत था, अत्याचार भी बहुत था। लोगों को गुलाम बनाया जाता था। आजकल लोगों को गुलाम नहीं बनाया जाता है, जबकि आज के समय में लोग ज्यादा हैं। आज हम 8 बिलियन हो गए हैं, उस समय में लोग कम थे, लेकिन आज के समय में लोग आजाद हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ देशों का नहीं कहा जा सकता, पता ही है। और कुछ लोगों की हालत नहीं कही जा सकती, हालांकि एग्जैक्टली गुलाम नहीं हो, लेकिन गुलाम जैसी हालत है अभी भी लोग। बना दिया नहीं है वो अलग चीज, लेकिन एक लीगल गुलाम जो होते थे पुराने जमाने में, लीगल गुलाम होते थे। जैसे अफ्रीका के वो कहे जाए, जिनको शासन किया उनने, क्या कहते हैं ये ब्रिटिशर्स ने किया, तो एज अ गुलामी रखते थे वो तो 400-500 साल पहले की बात। हाँ, मतलब वो 4,000-5,000 साल पहले भी गुलाम हुआ करते थे। रोमनों के गुलाम है, चाइनीजों के गुलाम, तो गुलाम रहते थे। गुलामों का सिस्टम सिर्फ ये अफ्रीका अमेरिका का ही बात नहीं है, बहुत हजारों सालों से चला, गुलाम हुआ करते थे। समाज में लोग ऊंचे या नीचे स्तर पे रहते थे। जैसे इंडिया में ही हम जातियां देखते हैं, समाज जातियों में बटा हुआ था, इसी प्रकार दुनिया के और देशों में भी जातियां जैसा ही सिस्टम था, क्लासेस बोलते। कुछ लोग तृतीय श्रेणी के नागरिक थे, कुछ लोग नागरिक ही नहीं हुआ करते थे, जैसे गुलाम लोग हैं उनको प्रॉपर्टी माना जाता था। कुछ लोग तृतीय श्रेणी के नागरिक हुआ करते थे, कुछ लोग दूसरी श्रेणी के, कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हुआ करते थे, और कुछ लोग फिर एकदम अरिस्टोक्रेसी, मतलब एकदम राज परिवार और राजशाही और नौकरशाही, इनके फैमिली से इनको अलग ही ट्रीटमेंट मिलता था। अत्याचार बहुत था उस समाज में, लोगों का उत्पीड़न किया गया। आज के समाज में इतना अत्याचार नहीं है, हम खुद ही देखते हैं। कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, आज हमारे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, जिस पे भरोसा है हमको, हमसे गलत होगा तो आदमी जाता किधर है? सबसे पहले पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के बाद किसी दिन कोर्ट में जाएगी ये बात। तो आने जो इंसाफ करने के लिए ये बैठे, जो पहले राजाओं तक पहुंचता था। बिल्कुल। अब लॉ एंड ऑर्डर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम राजाओं का, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ करता होगा उस जमाने में। उस जमाने में भी लॉ एंड ऑर्डर था। कोई कुछ गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी, बात तो लास्ट राजा तक ही जा रही है। बिल्कुल, और राजा इंसाफ करेगा। बिल्कुल, कोई जैसे याद जज इंसाफ कर रहा है तो राजा हो गया। उस जमाने में भी जज ही हुआ करते थे एक्चुअली में, राजा के पास खुद इतना समय नहीं होता है।
वो राजा भी ऐसे गाँव गाँव में राजा तक मेन मुद्दा पहुंचता होगा कि यही है, तुम इंसाफ करो। इन्वेस्टिगेशन का तो नीचे स्तर पे होता होगा। इन्वेस्टिगेशन, और जज भी अर्जी लेते हैं, और ऐसे अपने जज यार वही लॉ एंड ऑर्डर उस जमाने में भी था, इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आज की डेट में लोग काफी ज्यादा फ्री। उस जमाने में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, बच्चों के ऊपर अत्याचार होते थे, दूसरे कबीले वालों के ऊपर, दूसरे राज्य वालों के ऊपर। लोगों को, इंसानों को ही गुलामों की तरह रखा जा रहा था, इंसानों को जातियों में बांट दिया गया। इन सब चीजों की वजह क्या थी? इन सब चीजों की जड़ में जो बात है वो है पैसा। उसको पैसा का हो या दौलत हो, वेल्थ हो, तो इन सब चीजों की जड़ में यही चीज है, अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था खराब थी। पहले जमाने में ऐसा था, मान लो एक रोटी है, खाने वाले हैं 4, ठीक है, तो रोटी को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा? 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। खाने वाले 4 हैं, तो वो भी कब बांटा जाएगा? जब वो चारों में एग्रीमेंट होगा, या उन चारों में सद्भावना है, मतलब चारों एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है, और प्रेम भाव है, सद्भावना है, तभी वो रोटी 4 टुकड़ों में बटेगी। अब मान लो 2 लोग और बढ़ गए उस रोटी को, 6 टुकड़े हो, तो अब उस रोटी को 6 टुकड़े में बांटना पड़ेगा। अब 8 लोग हो गए, 8 हो गए, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब यार जो आदमी पहले रोटी का 1/4 हिस्सा खा रहा था, क्या उसका 1/10 हिस्से में काम चल जाएगा? 4 भर की रोटी आ रही उसके हाथ में, उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। और उसी में से लोग कुछ डिसएग्री होने लग गए, तो आपस में लड़ाई उसी स्टार्ट जाएगी, सिर्फ फूड और लड़ाई से। तो इसीलिए डिसएग्री हुए, क्योंकि उनके हिस्से में कम आ रहा था। लोग बढ़ते जा रहे हैं, हिस्से में कम आ रहा है, और कुछ चाहेंगे कि पूरी रोटी हड़प ले, जो भी हिस्से में जितना। बिल्कुल, किसी का लालच बड़ा होता है, किसी की भूख बड़ी होती है, वो तो सोचता था कि पूरी रोटी हड़प। ऐसे ही हिस्ट्री में जो लड़ाइयाँ हुई, सब इसीलिए राज्य के हड़पने के प्रति, संपदा हड़पने के प्रति, तो यही वो रोटी एक थी, खाने वाले सही थे। समाज में जो जातियां बटी, समाज में जो गुलाम बनाए गए, समाज में जो अत्याचार उत्पीड़न हुए लोगों के, वो सबके सबका कारण इतने जो युद्ध हुए, यही रोटी थी। रोटी एक थी, खाने वाले बहुत थे। उन खाने वालों में से भी कुछ लोग कमजोर थे, कुछ लोग शक्तिशाली थे। शक्तिशाली लोग पूरी की पूरी रोटी अपने अंदर हड़पना चाह रहे थे। फिर वो चाहे तो शक्तिशाली लोग आधी रोटी या आधी से ज्यादा खुद खा सकते हैं, और निर्बलों को भी अपने साथ दे सकते हैं। कुछ टुकड़े और कुछ तो ऐसे थे कि बिल्कुल भी नहीं देते थे। पूरी गड़बड़ यही थी। पूरी गड़बड़ समझने वाली ये है कि लोगों को आज तक लगता था पूरे इतने मानव इतिहास में कि रोटी इतनी की इतनी ही है। अब रोटी जितनी होगी, इससे उसी रोटी में से करना है। तो जितने भी षड्यंत्र हुए, जितनी भी चालें, जितनी भी युद्ध, उसी एक रोटी को हड़प। आज के समय में इंसान को पता चल गया कि भैया हम रोटी का साइज कितना भी बड़ा कर सकते हैं। अब भले ही लोग बढ़ते जाएं, लेकिन रोटी का साइज भी बढ़ते ही जाएगा। तो इसीलिए आदमी अब लड़ता नहीं है। अब आदमी फोकस करता है रोटी का साइज बढ़ाने। तो ये हो क्या रहा है? रोटी के साइज से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब संसाधन कुछ ही थे, लोगों को समझ नहीं आता था कि और हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते। जितनी जमीन है, जमीन उतनी रहने वाली, वो बढ़ेगी नहीं। जमीन नहीं बढ़ती, जितनी उतनी की उतनी रहेगी। जंगल जितने उतने ही रहने वाले, उनका इंसान कुछ नहीं कर सकता था। तो जो कुछ भी खाना पीना उसको बटोरना है, जो भी संपदा अनाज जमा करना है, उसी जमीन के 2 हाथ से करना। अब वो जमीन 100 लोगों में बांट देंगे, एक छोटा सा खेत, तो कहाँ से होगा? किसी का भी पूरा नहीं होगा। तो एक आदमी बोलता था इससे अच्छा मैं ही पकड़ता हूँ, फिर अपने पास कम से कम मेरा परिवार तो पले,
बाकी बाहर में जाए 100 लोग। इसी मेंटल थिंकिंग के साथ लोग चल रहे थे। और जब ये थिंकिंग थी, लोगों को लगता था कि रोटी बड़ी नहीं हो सकती, इसी रोटी के लिए लोग लड़ते थे। इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्टेल था। स्टेल मतलब कि बासी, एकदम रुका हुआ। और समाज में कुछ नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं हो पा रहे थे। नई औद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाती थी। क्योंकि एक और समस्या थी समाज में, क्रेडिट, जो हमारा नया समाज है आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। आज में तो अब ऐप आ गए हैं। सुबह ही जैसे हम बात कर रहे थे, मिनटों के अंदर किसी को भी लोन मिल जाता। पुराने समय में ऐसा सिस्टम नहीं, लोन नहीं मिलता था। लोन मिलना बड़ी खतरनाक बात थी, बड़े जतन करने पड़ते थे। यार किस भरोसे में लोन देगा? पुराने जमाने में 2 लोग कहीं रह रहे हैं, एक आदमी बोलता है कि भैया मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दो, मैं तुमको लौटा दूंगा 2 साल बाद। तो इसमें तो कुछ जो पैसे वाला है ना, ऊपर की पार्टी, जो जिसको बड़ी रोटी है, वही आ भी होगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला है, बाई चांस उसके घर है और ऐसे कुछ खेत है और चीजें हैं, उसी को वो उस गिरवी रखेगा। बिल्कुल। और जब फिर वो धीरे 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 करके पैसे का उसने जो भी अपने में यूज किया और सही समय में चुका नहीं पाया, तो उसका ब्याज भी देना है। बिल्कुल। और फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज चढ़ा, तो एक समय पर वो बात है कि वो खेत तो गए, फिर ब्याज ही चुकाते रहता है। बिल्कुल। वो ज्यादा अमीर होते जाएगा। हाँ, और ऐसा ही होता था पूरी दुनिया में, ऐसा ही हुआ। इस सिस्टम को सामंतवादी सिस्टम बोलते हैं। हाँ, जो इंडिया में भी रहा लंबी समय। इंडिया में भी रहा जमींदारी सिस्टम। जमींदार लोग, साहूकार लोग क्या करते थे, लोगों को कर्ज देते थे, कर्ज नहीं चुका पाते थे तो खेत हड़प लेते थे। और हड़पने को था ही क्या, झोपड़ी थोड़ी और सही बात, मिट्टी और घास फूस की बनी होगी, वही चीज हड़पेंगे। अब उसी को मान लो मेरा खेत है और मैंने लिया, मैंने चुका पाया, लेकिन लाभ मजबूरी में आप खेत देना पड़ेगा। और जो क्या कहते हैं, ब्याज ही तारते रह गया, मूल का मूल वही रख दिया उन्होंने। अब मैं उसको भी चुकाने के लिए एज अपने ही खेत में उनके लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उनका तो सही हो गया, क्योंकि यार मैं अब खुद का खेत भी गया, अपने खेत में काम भी कर रहा हूँ, और प्लस जो अनाज हो रहा है, अनाज उनको भी मिल रहा है, उन्हीं का हो गया, अनाज तो मिल रहा है, उसमें से कुछ बहुत मेरे खाने के लिए दे रहे हैं बस। वो भी किसी दिन दे रहे हैं, किसी दिन नहीं दे रहे, तो उनका तो सही हो गया। फिर उनका तो व्यापार ऊपर जाना ही जाना है, फिर वो बिजनेस करेंगे सामंतवादी इसमें। बिल्कुल, वो भी बिजनेस नहीं कर पाते थे असल में। उनके पास भी बिजनेस करने को बहुत सारी चीजें थी नहीं, वो भी क्या चीज का बिजनेस करते। थोड़ा बहुत गाय बैलों का इधर उधर करते, थोड़ा बहुत अनाज का इधर उधर करते, थोड़ा मोतियां मणियां धातु इधर से उधर पहुंचा देते, इंडिया वाले मसाले पहुंचाते। यही सब जो नेचुरल रिसोर्सेज, बिजनेस भी इन्हीं चीजों का होता। आज के डेट में देखो बिजनेस क्या क्या चीजों का कर सकते। हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तुम्हारी मार्केटिंग कर दें। मार्केटिंग कोई वस्तु है, कोई चीज है, ठोस चीज, लेकिन हम उसका भी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, बिजनेस भी कुछ ठोस चीज का ही बिजनेस होता था जिसका विनिमय किया जा सके। तो समाज बड़ा जकड़ा हुआ था। एक तो रोटी उतनी की उतनी थी, लोगों को पता ही नहीं था कि रोटी को कैसे बढ़ाना है। दूसरा ये था, अब इस रोटी के चक्कर में लोन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समाज में बनी हुई, तो लोग एक दूसरे पे भरोसा भी कैसे करते, इसीलिए लोन नहीं दे पाते थे, क्योंकि भरोसा नहीं था। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि लोग किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा कर सके। एक्चुअली ये हमारे गाँव है, और गाँव में नहीं है कोई साहूकार, बोलेगा यार तुम्हें लॉन चाहिए, चलो मिल जाएगा, तुम्हें चाहिए मिल जाएगा, सब बढ़िया है, वापिस वसूल भी तो कर लेगा। गाँव में कहाँ जाएगा? ठीक है, गाँव के बाहर इतने सारे गाँव, अब वो उसके पास आएगा, बोलेगा भाई कौन गाँव के कहाँ से, मैं तुझे चीज दूँ, क्यों? हम हिसाब किताब बड़ा हो गया है ना। बिल्कुल। अब एक व्यक्ति है मान लो, अब जैसे मान लो एक कोई लोहार है, उसके दिमाग में आइडिया है, क्योंकि पुराने जमाने के इंजीनियर लोग यही लोग होते थे, मैं कोई ऐसा उपकरण बनाता हूँ जिससे खेती करना थोड़ा और आसान हो जाए। उसने ऐसा सोचा, मां धनिया नामक लोहार था, जिसके मन में विचार आया कि मैं एक ऐसा खेती करने का उपकरण बनाता हूँ जिससे खेती के समय में आधा समय लगेगा, ऐसा हल कुछ ईजाद कर। अब धनिया कहाँ से हल ईजाद करे, क्योंकि धनिया के पास पैसा नहीं है। धनिया के पास लोहे के जो उपकरण है वही है, जो छोटा बहुत कच्चा माल पड़ा रहता होगा वही है। अब धनिया को ऐसा हल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, फिर वो हल बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी,
अब जितना मेहनत वो अपने हल बनाने में करेगा, इसका मतलब दूसरों के हल बना नहीं पाएगा वो। जहाँ दूसरों के हल बना के वो पैसा कमाता है, यहाँ उसका समय अपना हल बनाने में वेस्ट जाता है। चलो बेचारा रात रात को उठ के काम कर लेगा, लेकिन जो कच्चा माल खरीदना है उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। अब धनिया पहले ही गाँव के लाला जी से उधार ले चुका है, उनको पहले से ही उधार चुकाना है। अब इस बार धनिया सोचता है कि मेरे मन में विचार तो बहुत अच्छा है, अगर ये मेरा हाई बन जाए तो मैं ये राजा जी के पास जाऊंगा इस साल के महीने में, राजा को अपना हल दिखाऊंगा, राजा जी खुश होंगे, कुछ पुरस्कार देंगे, उसी पैसे से मैं गाँव के लाला का भी उधार चुका दूँ, मेरा भी जीवन सुधर जाएगा। धनिया बेचारा इस सोच में है, लेकिन धनिया को तो लाला जी पहले से ही उधार दे चुके हैं गाँव। अब वो उधार देने को बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि धनिया के पास कुछ वापस रखने को गिरवी है ही नहीं, कुछ सामान। इतनी थोड़ी बहुत जमीन थी या खेत थे वो धनिया रख चुका है, जो भी औजार बनाए थे उस कीमत के वो धनिया दे चुका है। अब धनिया में सोचा चलो ठीक है, बगल के गांव में इनसे भी बड़े लाला है, उससे जाके बात करता हूँ। सुना है कि वो काफी लोगों को उधार देते। धनिया गया उनके पास, एनर्जी में फला फला गाँव से आया हूँ और मेरे मन में ऐसा विचार आया है और मुझे आपसे पैसा चाहिए। अब वो लाला उसको घंटा पैसा देगा। ये तो कौन धनिया, कहाँ का धनिया भाई तू पता नहीं कौन से गाँव से आया, तेरा क्या भरोसा है कि तू अभी बता रहा है गाँव इस गाँव से आया है। या तो उस लाला को उस धनिया के साथ पैदल पैदल जाके घोड़े में जाके उसके गाँव में उसका वेरीफाई करना पड़ता, ये अच्छा ये धनिया का ही घर है, धनिया यहीं रहता है, ठीक है। रहता भी है तो क्या पता पैसा देने के बाद आ जाए गाँव से किसी और गाँव में बस जाए, लाला कहाँ ढूंढेगा उसको। तो भरोसा नहीं था लोगों का एक दूसरे को, तो लोग उधार नहीं देते थे। लोग उधार नहीं देते थे तो बहुत से जैसे क्रिएटिव लोग थे जो समाज में कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, इन लोग क्रिएटिविटी दब जाती। इसी वजह से समाज में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया इतने सालों से। ये सब के मूल में है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। इन सब में सडन चेंज कहाँ से आया? इन सब में चेंज आना शुरू हुआ 16वीं शताब्दी से, ये हाल की बात है 400 साल पहले, जब यूरोप में नवजागरण हुआ जिसको रेनेसां कहा जाता है। ये हुआ था 15वीं शताब्दी के अंत आधे के बाद से। इस जमाने में माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची ऐसे बड़े बड़े इन्वेंटर, पेंटर और कलाकार पैदा हुए यूरोप में। इन लोगों ने जो पुरातन ग्रीस की जो फिलॉसफी थी, पहले ग्रीस की जो फिलॉसफी हुआ करती थी BC में, मतलब ईसा पूर्व जो हुए थे, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, काफ़ी साइंटिफिक काम भी किए थे। जैसे अरिस्टोटल ने बायोलॉजी के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में, स्पीसीज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी। प्लेटो और सोक्रेटिस के विचार काफ़ी महान थे। तो लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये सब चीज़ें लुप्त हो गई थी। तो नवजागरण एक्चुअली हुआ कैसे? नवजागरण होने का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि जब मुस्लिम लोग इस्लाम जब बढ़ा तो मुस्लिम साम्राज्यों ने पूरी दुनिया में कब्जा किया, अरब से निकल के। अच्छा, पूरी दुनिया पे लगभग यूरोप में भी कब्जा था मुसलमानों, भारत में भी कब्जा था मुसलमानों को ऐसा बड़ा कत्ल किया बहुत जगह। अरब से निकले तो उनके अंदर खून की ऐसी प्यास थी और साम्राज्य को हड़पने की ऐसी प्यास थी, मोहम्मद और अल्लाह के नाम पे उन्होंने देश के देशों में कत्लेआम मचाया, सब जगह भाग गए वो लोग। स्पेन तो पूरा का पूरा मुसलमानों का था। अभी कितने रहते हैं मुसलमान? कम है, लेकिन एक समय में स्पेन में मुसलमानों का ही रास्ता, और भी यूरोप के बहुत जगहों पे मुसलमानों का रास्ता, बस्ती से चाहे प्यार से कैसे भी हो। तो इन लोगों ने क्या शुरू किया, इन इस्लामिक स्कॉलर्स ने, क्योंकि ये इतने सारे कंट्रीज में थे एक साथ, इन लोगों ने इन सब कंट्रीज की जो किताबें थी, नॉलेज वाली बुक्स, इन किताबों को ट्रांसलेट करवाना शुरू किया अरबिक में। तो जो हिंदुओं के जो नंबर हैं, जो आजकल हम इंग्लिश में 1 2 3 4 0 तक,
उनको अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, क्योंकि वो यूरोप में अरबी लोगों ने पहुंचाए थे। लेकिन अरबी लोगों ने वो न्यूमरल्स सीखे थे हिंदुओं से, इंडिया से उठा के ले गए। अच्छा। इसी तरह अरबी लोगों ने जो पुराने ग्रीक की किताबें थी, प्राचीन यूनान की, उनको भी ट्रांसलेट किया था। तो ये नॉलेज मतलब एक बहुत, क्या बोलेंगे उसको, बहुत कैपिटल सिटी टाइप से, मतलब स्पेन में हुआ करती थी मुसलमानों की। तो ये सब की सब नॉलेज दुनिया के अलग अलग इलाकों से पहुंची स्पेन में। तो स्पेन में उस समय बड़ा, मतलब खतरनाक माहौल था। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान उस समय स्पेन में रहते थे, मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों ही। तो फिर स्पेन से ये नॉलेज धीरे धीरे और जगहों पे भी यूरोप के फैलना शुरू हुई। तो यूरोप के विद्वानों को यूरोप के ही लोगों की किताबें मिली, क्योंकि उससे पहले यूरोप में 1000 साल तक एक ऐसा समय आया था जिसको द डार्क एजेस कहा जाता है। बिल्कुल यूरोप से ज्ञान एकदम लुप्त हो गया था, एकदम बर्बर लोगों की तरह जीवन जीते थे, कोई ज्ञान दिया नहीं। आज यूरोप इतना आगे है सब। एक समय सुकरात, प्लेटो जैसे महान विद्वान रहा करते थे यूरोप, फिर बीच में वो ज्ञान सब नष्ट हो गया। फिर मुसलमानों की वजह से वापस वो किताबें उनके हाथ में, फिर उनका दिमाग जागा, मतलब अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी नॉलेज ग्रीक में थी करके, उन्होंने फिर ग्रीक की किताबों को पढ़ना शुरू किया, उनके विचारों को पढ़ना शुरू किया, समाज में क्रांति आ गई, दिमाग खुल गया। इस पीरियड को नव जागरण का पीरियड कहा जाता है। दोबारा जागरण हुआ ये, इसी को इंग्लिश में रेनेसां पीरियड कहते हैं। तो रेनेसां पीरियड के टाइम पे इटली में एक शहर है फ्लोरेंस करके, फ्लोरेंस में एक परिवार रहता था, मेडिची का। ये परिवार था बनियाओं का परिवार। वैसे तो ये राजा हुआ करते थे, मतलब फ्लोरेंस के मालिक करता रहता यही थे, लेकिन ये एक्चुअली में वैसे राजा नहीं थे, ये मेन तौर पे व्यवसायी हुआ करते थे, व्यवसायी और बैंकर। तो इन लोगों ने थोड़ा बहुत ये व्यापार किया करते थे, मतलब इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे व्यापार करने के, लेकिन जितना भी था अपना ये लोग व्यापार करते थे। तो इन लोगों ने लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो और ऐसे अन्य जो ऐसे विद्वान, इन लोगों को हेवीली फाइनेंस किया। मेडिची फैमिली ने, काफी पैसा था इसके पास। तो मेडिची फैमिली ने मतलब उनको कहा कि तुम करो आविष्कार, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको पैसा देंगे। तो जब ये आविष्कार होने लगे, लियोनार्डो डा विंची ने एक से एक पेंटिंगें बनाई, इंसानी बॉडी की एक से एक पेंटिंग बनाई, रोबोट्स बनाए, यहाँ तक कि लियोनार्डो डा विंची ने एक से एक मैकेनिकल चीजें बनाई। लियोनार्डो डा विंची ने तो हेलीकॉप्टर का प्रोटोटाइप बनाया, टैंक का डिजाइन बनाया, स्कूबा डाइविंग का डिजाइन बनाया, रोबोट्स बनाए हुए, ग्लाइडर बनाए, पैराशूट बनाए, क्या क्या बनाया लियोनार्डो डा विंची। तो यूरोप में एक नई क्रांति फैल चुकी थी। लोगों को पता चल गया था कि पढ़ाई लिखाई और साइंटिफिक जो थिंकिंग है, मतलब इस थिंकिंग से चल के ही हमारा भला हो पाएगा। तो 16वीं शताब्दी के बाद एक अलग ही जोश आने लगा। लोग ज्यादा से ज्यादा लियोनार्डो डा विंची से बहुत लोग प्रभावित हुए। एक से एक मूर्तियां बनने लगी, एक से एक पेंटिंगें बनने लगी। अचानक यूरोप एकदम ही चेंज हो गया, यूरोप से उत्कृष्ट कलाएं निकली बहुत, एक से एक आर्किटेक्चर, एक से एक नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रही है, नई नई चीजों में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। और राजाओं को भी वहां के पता चल गया था कि हाँ, इन चीजों में हमको सपोर्ट करना है, तो वो लोग सपोर्ट करने लगे ऐसे लोगों को। नए नए एक्सपेरिमेंटेशन होने लगे, नई नई गैप की बातें लोगों तक पता चलने लगी। और इसी बीच अमेरिका की खोज हो चुकी थी, 1492 में अमेरिका की खोज हो चुकी थी। तो लोग, जब अमेरिका की खोज हुई तब तो भाई गदर कट गया, क्योंकि मैं अभी तक बोल रहा था कि रोटी इतनी सी है, वो वाली बात, कि यूरोप में इतनी सी जमीन थी, जो भी था मतलब पहले से ही। लोगों को नहीं पता था कि नई रोटी कहाँ से ढूंढी जाए, लोगों को नई रोटी मिल गई।
एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता ही नहीं था आज तक। तीसरी दुनिया आ जाता है, किसी को नहीं पता था कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है। अचानक पता चला कि इतना बड़ा भूभाग की खोज कर ली गई है, इतना बड़ा इलाका। यूरोप के सब लोग कूद गए अमेरिका के लिए, अमेरिका पे कब्जा करना। कौन नहीं चाहता है जमीन पे कब्जा करना? और ऐसी जमीन की जो खाली जमीन है, जो जहाज में बैठ के अमेरिका तक जा सका, वहां अपना तार बार भीड़ बार करके जितनी जमीन हथियाली उसी की जा। ऐसा तो हुआ। यूरोप वालों के तो बाछी खिल गई, मतलब उन्होंने कहा अच्छा यूरोप वाले दबा के समुद्री यात्राएं करने, दबा के अमेरिका में दबा के यूरोप वाले गए। वहां उनको उनको थोड़ी पता था कि वहां पहले से लोग रहते भी हैं। उनको लगा कि खाली जमीन है, क्योंकि एडवर्टाइज ही ऐसा किया गया यार, अरे फ्री की जमीन है वहां तो दबा के है, मतलब कोई एकदम खाली, कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल के जंगल पड़े हैं सब हथियार। वहां गए तो उन्होंने देखा यार वहां तो पहले से ऑलरेडी लोकल लोग भी रहते हैं, रेड इंडियंस। क्या करेंगे अब, लालच बुरी बला है। क्लैश होना शुरू हो गई। इन लोगों ने जो माँ बहन की रैली, इन लोगों ने नामो निशानी मिटा दी है रेड। ये तो मैंने पढ़ा है जो ही बेचारा तो गया, ये तो बंदा इतना खाता ही करते हैं। कुछ ही बचे हैं रिजर्वेशन, अच्छा, कुछ जिनकी ही। सारी तो खुद तभी मिलता है। जो अमेरिका के थे उनकी नस्ल ही खत्म कर दी इन लोगों ने, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका से। रेड इंडियन खत्म। अब जो ये यूरोपियन लोग यहाँ गए अमेरिका, इनके लिए तो यार नया कॉन्टिनेंट था, नया टेम्परेचर, नया इन्वायरमेंट है, एक से एक खतरनाक जंगल, खतरनाक बीमारियां, बड़े बड़े मच्छर हुआ करते थे उधर, है। और बीमारियां भी ऐसी ऐसी यूरोप के लोग पचा नहीं पाए इन बीमारियों, बीमार होने लगे, खेती नहीं कर पाते थे। पहले ये लोग अपने यूरोप के मजदूर लेके आए वहां, अब यूरोप के मजदूर बेचारे काम ही ना कर पाए, बीमार हो जाए। क्या करेगा वो आदमी जिसने खेत कब्जे आया है, जिसने अपने कब्जे में लिया है? फिर अब जैसे भी हुआ पता चला कि अफ्रीका के लोग हैं स्ट्रॉन्ग, अच्छा, ये टिक सकते हैं। अफ्रीका वाले से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी, टिक ही वही सकते थे। अमेरिका लाए कुछ एक दो ग्रुप आए होंगे पहले, बढ़िया काम, कोई दिक्कत ही नहीं उनको। और वो तो और भी घने जंगलों में रहने वाले लोग, उनकी क्या दिक्कत होगी? वहां तो अभी भी इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, ऐसी ऐसी बीमारियां अभी भी हैं वहां पे। उनको कोई फर्क ही ना पड़े इन बीमारियों से, बढ़िया झेल जा रहे हैं, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे मस्कुलर लोग। उन्होंने कहा ये सही है, इन्हीं लोगों को पकड़ो भूत दिया। उनके बाद उन्होंने अटैक करना शुरू किया अफ्रीका पे, वहां के लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लग गए अपने खेतों में काम करवाने। तो ये शुरुआत हुई इस तरीके से, हमें यूरोप वालों का दूसरे देशों पे आक्रमण की शुरुआत हुई। कॉलोनाइजेशन बोलते हैं जिसको। इन्होंने कॉलोनियां बसाना शुरू किया। पहली कॉलोनियां अमेरिका में बसी। अभी भी अमेरिका की कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ का नाम है न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड है वो अमेरिका में। अभी थे तो सब वो लोग इंग्लैंड, रशिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहीं के लोग, मतलब ये सब बसे अमेरिका में, सब लोग गए अमेरिका में। फिर इनका धीरे धीरे दिमाग खिसका कि यार अमेरिका के अलावा भी तो और जमीन है। फिर इंडिया में इतने मसाले होते हैं, इंडिया में जाओ। 1498 में इंडिया पहुंचे वास्को डी गामा। और वो कोलंबस भी गया था ढूंढने के लिए, वो पहुंच गया अमेरिका। वो भी ढूंढने तो इंडिया ही आया था असल में। उसने कहा वो वेस्ट के रास्ते इंडिया ढूंढो, तो ईस्ट के रास्ते जाते, वो वेस्ट के रास्ते इंडिया ढूंढने पहुंचा तो उसने अमेरिका। लेकिन कोलंबस ने खुद ही जब अमेरिका गया बोलना, कोलंबस, उसको पता नहीं चला कि मैं अमेरिका आ गया। उसने सोचा मैं इंडिया ही पहुंच गया। इसीलिए जो रेड इंडियंस हैं उनको इंडियंस क्यों कहा जाता है ना? क्योंकि उसने सोचा मैं इंडिया में पहुंचूं,
और वो कुछ लाल तरीके के लाल मतलब एग्जैक्ट लाल नहीं, थोड़ा नहीं वो करके रखते थे, मतलब जो वहाँ की पेंट करके रखते हो पेंट करके रखते थे, या वहाँ की ऊपर मिट्टी से बने हुए जो नहीं होते तरल पदार्थ उस ईट लगा के रखते थे। कबीलाई संस्कृति वाली तो बिल्कुल। अब उसने सोचा कि तो रेड इंडियन है, मतलब सबको रेड इंडियन, इसको पता नहीं था कि मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ करके। बेचारे भी कितने अच्छे थे, अगर उसी समय निपटा देते तो बात वही खत्म होता। अमेरिका का नामो निशान नहीं होता अभी, मतलब और फल फूल रहे होते। उसने वहां देखा, वहां जाके वहां यूरोप में बता दिया, बस यही तो उल्टा हो गया, और वहां जाके उसने वहां बहने कर दी। नहीं, उसको ये नहीं पता था कि ये नया देश है, नया कॉन्टिनेंट है। नहीं रेड इंडियन की बात कर रहा हूँ, वैसा ही क्या है उसका। बिल्कुल वेलकम किया, लेकिन उसको लगा कि मैं इंडिया ही होके आया हूँ। फिर भी हाँ, उसको ये नहीं पता चला कि मैंने नया कॉन्टिनेंट ढूंढ लिया है। ये बात एक अमेरिगो वेस्पुची करके इटालियन था, उसने बताया दुनिया कि जो कोलंबस ने ढूंढा था वो इंडिया नहीं था एक्चुअली, वो नया देश है, नया कॉन्टिनेंट, देश भी नहीं, नया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल है, अमेरिका तो बाद में ना। और उसी के नाम पे अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही फिर उस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा। खोज भले ही कोलंबस ने की, लेकिन कोलंबस को ये नहीं पता था कि मैंने खोज कर लिया। वो भी गया होगा, उसने बताया पूरी दुनिया को कि नया कॉन्टिनेंट है, उसी के नाम पे अमेरिका रखा। तो यहाँ से यूरोप के कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई, तो लोग कॉलोनाइजेशन करने लगते। ऐसा करते 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 अब तक यूरोप में रेनेसां का पीरियड आ गया था, लोगों की साइंटिफिक थिंकिंग खुल गई थी, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने लगे थे, क्योंकि अब अमेरिका में भी कॉलोनी बस गई है, यूरोप में तो ऑलरेडी रहते हैं, ट्रेड होने लगा अच्छे से। इंडिया से भी ट्रेड पहले से ही होता था, इंडिया से तो ट्रेड, इंडिया से भी और ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि फिर इन्हीं कॉलोनाइजर्स ने इंडिया पे भी अटैक किया, अफ्रीका पे भी अटैक किया। इंडिया पे कितने फ्रेंच लोगों का हुआ था, डच लोग रहते थे इंडिया में, अंग्रेज लोग रहते थे, यहाँ से पूरा माल ले जाते थे इंग्लैंड में, ऐसे अफ्रीका से माल उठा के ले जाते थे इंग्लैंड में, चाइना से उठा के ले जाते थे चाय, ऐसे कर करके पूरी दुनिया पे व्यापार कर रहे। तो एक व्यापारियों का सिस्टम बन गया था, ठीक हो गया, व्यापारियों का सिस्टम बन गया था, लेकिन इनके अंदर अभी भी प्रॉब्लम चल ही रही थी। इन देशों में जो निम्न वर्ग है इसकी बहुत अच्छी हालत नहीं थी, बहुत अच्छी। और ये हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब हुआ था 1768 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में क्या हुआ था कि वहाँ की जो राजशाही थी और जो नौकरशाही वाले लोग थे, जो मंत्री अंतरी इन लोगों के परिवार के लोग होते हैं, इन लोगों ने बहुत बुरा हाल कर दिया वो गरीब जनता के पास खाने को तक नहीं बचा हुआ। और इसको एक रेवोल्यूशन को ब्रेड रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, कि जो महिलाएं हैं और ये महिलाओं ने शुरू किया, उनके घरों में खाने को ब्रेड तक नहीं बची थी, तो सब रोड पे आ गई ब्रेड के लिए। पुरुष भी रोड पे आ गए, फिर अब महिलाएं आएंगी तो जाहिर सी बात है बहुत गुस्सा था फ्रांस के समाज में। और फ्रांस में, इंग्लैंड में, सभी जगहों पे तब तक सामंतवादी लोग रहते थे, कुछ गरीब किसान होते थे, किसान भी नहीं होते थे, वो सर्फ बोलते हैं, वो लोग बंधुआ मजदूर टाइप से माने, उनके खुद के खेत होते थे सामंतों पे, इन पे काम करते थे सर्फ लोग। तो इन सर्फ लोगों की बुरी हालत, इन लोगों ने आंदोलन किया, ये भी एक अलग कहानी है। फिर फ्रांस के राजा को हटाया गया, फिर इन सर्फ लोगों ने कहा कि अब एक नई तरीके का है, समाज में बदलाव आना चाहिए इधर पे, तो हमारे भी सहभागिता होनी चाहिए नई सरकार बनने में। तो इनके लोगों को भी, जो सर्फ क्लास के लोग थे, जो नीचे स्तर के लोग थे, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिला उस समय पे संसद में, कि नया जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रॉपर जो बना था, वैसे तो अमेरिका का बना था, लेकिन उससे पहले का प्रोटोटाइप फ्रांस में बन चुका था, उसमें इन निम्न स्तर के लोगों को भी जगह दी गई। तो एक नई क्लास उभरी ऐसा करके। एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, उसके बाद कॉलोनाइजेशन हो रहा था पूरी दुनिया में, एक नई क्लास उभरी। इस क्लास को कहा गया
बुर्जुआ। पहले सिर्फ दो क्लास होती थी, एरिस्टोक्रेट और सर्फ, मतलब यूरोप में। अमीर होता था, अमीर ही होता था सीधे, और दूसरा सीधे गरीब ही होता था, कोई बीच का वाला सीन नहीं होता था। बीच का है, अमीर था तो अमीर ही था, कतई अमीर ही था। फिर वो गरीब था तो एकदम खाने के ही लाले पड़े हुए। बीच में ठीक ठाक स्थिति वाला कोई सीन किसी का था ही नहीं लगा। तो ठीक ठाक स्थिति वाला सीन अब धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। एक क्लास उठी, मिडिल क्लास बोलते हैं, इसी को बुर्जुआ कहा जाता है। बुर्जुआ उठी, इस क्लास के लोगों की इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। ये लोग क्लर्क और पहले पहले ऐसे छोटे छोटे पदों पे गए, राजशाही और जो भी नया शासन चल बना उसमें इन लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। ऐसा करते करते जब ये क्लास धीरे धीरे, क्योंकि एजुकेशन लेना शुरू कर दिया था इस क्लास, और मतलब साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट होते ही जा रहा था यूरोप में। करते 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 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ी क्रांति थी मानव इतिहास। इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई। आज से पहले दुनिया में इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। किसी को लोहे का कोई औजार बनाना है, मान लो पहले जमाने में तो एक ही लोहार बनाता था बेचारा। बाद में कुछ लोहारों ने क्या कर दिया भाई कि 8-10 लोहार एक जगह मिलके बनाने लग गए, लेकिन वो कभी इस चीज को लार्ज स्केल तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि मशीनें नहीं थी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके। इंसानों के हाथ में ही था प्रोडक्शन होना। तो जो शुरुआती इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई वो शुरू हुई थी नदियों के किनारे। जो पानी की शक्ति होती है उसमें ऐसा कुछ चक्का वक्का टाइप का डाला जाता था नदियों में। पानी के फोर्स से वो चक्का घूमता था। उस चक्के को घूमने से अंदर कुछ गियर वियर लगा के शुरुआती टाइप की कुछ मशीनें काम करती। इससे प्रोडक्शन बढ़ गया अचानक से। उसके बाद फिर थॉमस वाट करके, वाट इंजन सुना होगा, थॉमस वाट ने भाप की स्टीम इंजन की खोज की। भाप की शक्ति से चलने वाला इंजन। इस खोज ने तो क्रांति ही ला दी, क्योंकि अब ऐसा हुआ कि अब नदियों के किनारे भी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारे पास एक ऐसा इंजन है जिसमें पानी डालो और दबा के चल रहे हो। इसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत फास्ट कर और इंग्लैंड को बना डाला दुनिया का बाप। इसी वजह से इंग्लैंड दुनिया का बाप, क्योंकि इंग्लैंड ने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर। इस लेवल का प्रोडक्शन कोई नहीं, दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही हुआ था, इसीलिए इंग्लैंड इतना आ गया। इस लेवल का प्रोडक्शन कोई नहीं कर पा रहा था दुनिया में, कोई भी नहीं। शुरुआती फैक्ट्रियां बनी थी कपड़ों की, कॉटन के कपड़े इन्होंने दबा के बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी और चीज़ों में भी अप्लाई करना शुरू किया। तो मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग गया। जब इनको ये बात खोपड़ी में आ गया कि अच्छा प्रोडक्शन फास्ट होता है, हो सकता है, और फिर ये और भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने लग गए। इसमें जो ये बुर्जुआ क्लास थी, जो ये मिडिल क्लास थी, इसके जो पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया। इन लोगों ने क्या किया, हालांकि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद जब मैं मडीची फैमिली की बात बोल, उसी जमाने से थोड़ा बहुत बिजनेस वाला सीन शॉट होने लग गया था यार। लेकिन एकदम ही पूंजी लगाने वाला, पूंजी लगाना होता है क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक शुरू नहीं हुआ। तो पूंजीवाद में क्या हुआ, इन लोगों के पास तब तक, इन बुर्जुआ लोगों के पास दिमाग भी आ चुका था, पैसा भी आ चुका था। इन लोगों को एक नई चीज पता चली। इन लोगों को ये बात पता चली कि कोई चीज बनाने के लिए तुम्हें वो चीज बनाना आना जरूरी नहीं है। मतलब आज तक जो कपड़े बनाता था वो सिर्फ बुनकर लोग बनाते थे, लकड़ी का काम सिर्फ बड़े ही लोग करते थे, लोहे का काम सिर्फ लोहार लोग करते थे,
और वही लोग करते थे, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं होता था इस चीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ कि एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं लोगे, जिसके पास पैसा है, लेकिन उसने एक फैक्ट्री डाली, उसने स्टीम इंजन रखे, 2-4 लोहारों को हायर किया और बोला तुम काम करो। ऐसा पहली बार हुआ था। यहाँ पर सीधे ही एम्प्लॉयर वाला सीन हो गया, मैं तुझे दूंगा तेरा मेहनताना ये और तू बनाएगा ये प्रोडक्ट। जहाँ से पूंजीवाद की शुरुआत, उसने पूंजी लगाई, वो काम नहीं कर रहा है फैक्ट्री, उसको ज्ञान भी नहीं है उस प्रोसेस का, वो पैसा उठा रहा है किस बेस पे? क्योंकि उसने पूंजी लगाई। उसने पूंजी किस चीज में लगाई? मशीनरी खरीदने में, लैंड खरीदने में, सेटअप बिठाने में, और उनको उनका वेजेस भी दे रहा है, जैसे वो महीने भर काम कर रहे थे उसका वेजेस दे रहे हैं। और काम लेकिन कौन कर रहा है? लोहा, फैक्ट्री वर्क। हाँ, वो जो मान लो लोहे की कुछ चीज बन रही है, कपड़े की कुछ चीज बन रही है, तो उसको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको प्रोडक्शन में ध्यान देना है। महीने में क्लाइंट कब आएंगे, क्या आएंगे, जो पहले होता था उसके साथ ये दिक्कत नहीं है, नहीं, फिक्स सैलरी हो चुकी है। अब वो सिर्फ बना रहा है, और जो वो है, जो ओनर है इस फैक्ट्री, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, क्योंकि उसने भाई पूंजी लगाई, उसने पैसा लगा। अब वो चाहता है कि पैसा मुझे मिले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना ज्यादा मिल सके उतना अच्छी बात। तो और ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा? और ज्यादा, एक और, आज मैंने एक मशीन लगा दी, फिर प्रॉफिट हुआ इस मशीन से, एक मशीन और डाल दी, और प्रॉफिट हुआ, एक मशीन और डाल दी, ऐसे प्रॉफिट होता रहा, तो एक फैक्ट्री और खोल। फिर इसके बाद फिर लोहार ही थोड़ी जाएगा, वर्कर भी बढ़ते जाएंगे। अच्छा ये है, तो इनको देखने वाला एक चाहिए, मतलब अकाउंट का देखने वाला कोई चाहिए, सेल्स का देखने वाला कोई चाहिए, ऐसे करते करते सारा कंपनी ही बन गई सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूंजीवादी किसे कहा जाता है, और पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति किसी बिजनेस में पैसा लगाता है इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस में पैसा लगाता है इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। और पैसा किस पे लगाता है? वो टेक्नोलॉजी पे, लेबर पे, और लैंड एक्विजिशन, मेनली इन 3 चीजों में पैसा लगाता है। एक चीज और इसके साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये बुर्जुआ लोग पढ़े लिखे लोग थे, इनको टेक्नोलॉजी की पावर समझ में आई। इन लोगों ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मैं ऐसे वैज्ञानिकों को और पैसा खिलाऊंगा तो ये और भी अच्छी मशीनें बनाएंगे, और अच्छी मशीनें बनाएंगे तो और अच्छा प्रोडक्शन हो, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट। क्योंकि प्रोडक्शन में ऐसा है, जितने ज़्यादा पीस बनते जाएंगे भाई, उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट की कीमत घटती जाती, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी। जिस भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उस चीज़ के रेट हमेशा कम हो जाए, जिस भी चीज़ की सप्लाई कम होगी उस चीज़ के रेट हमेशा ज़्यादा। सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती तो रेट कम हो जाएंगे, कस्टमर के लिए नहीं, फैक्ट्री मालिक के लिए, उसको बनाने के रेट कम हो गए। और सही प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है ना, फिर कस्टमर को भी सस्ता मिलना स्टार्ट करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हिसाब से भी प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन ये तो बाद में हुआ। इन शुरुआती दौर में क्या हुआ? 10 रुपए का 1 औजार बन रहा है, मान लो, वो उसको बेच रहा है 15 रुपए में, आम जनता। प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा तो औजार बनने की कीमत 5 ही रुपए रह गई, और अब भी वो 15 रुपए में ही बेच रहे हैं। पहले 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, अब इसको कितना होने लग गया? 10 रुपए में। ज्यादा एक दिन ऐसा करते करते 1 ही रुपए में भी बनने शुरू हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया, तो फिर मार्जिन भी हिसाब से मार्जिन तगड़ा होने लग गया। इन लोगों को इनकी खोपड़ी खुल गई, इन्होंने कहा यार ये है साला पैसा कमाने का तरीका, हम कहाँ जमीन के पीछे पड़े हैं, सही बात। हाँ खेती कर रहे हैं, साला बारिश आएगी ये आएगी, 4 महीने रुको, इतना बवाल देखो, फसल देखो, कीड़े ना पड़ जाए, इतना कौन झंझट लेगा? वो ये है पैसा कमाने का तरीका। मतलब फैक्ट्रियाँ खोलो, माल बनाओ, पैसा इन्वेस्ट करो इसमें, और टेक्नोलॉजी पे इन्होंने साइंटिस्टों को, विद्वानों को पैसा देना शुरू किया। तुम रिसर्च करो,
और ज्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी बनाओ। तो यहाँ से दुनिया बदल गई। ये बड़ी अद्भुत चीज हुई हमारे अर्थव्यवस्था में, जो आज तक कभी हुई नहीं थी। मतलब हमको लगता था साला रोटी उतनी है, कमाने का जरिया जमीन ही है। अब हमको पहली बार पता चला कि जमीन के अलावा भी कुछ और है कमाने का जरिया। हम प्रोडक्शन करके कमा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके। तो इन लोगों ने प्रोडक्शन करना शुरू किया, दबा के भाई, इतना दबा के, इतना दबा के कि 19वीं शताब्दी आने तक जो वो फैक्ट्री वर्कर थे, कुत्ते जैसी आदत हो गई थी, कुत्ते जैसी। क्योंकि क्या हुआ कि जो फैक्ट्रियां लगी शुरुआती दौर पे, और पहले जो कारीगर होते थे, लोहार या लकड़ वाला जो भी था, अपने गांव में काम करता था बेचारा। अब उसको पता चला कि यार शहर में फैक्ट्रियां लगी हैं, और वो गांव छोड़ के आया। अब गांव छोड़ के आएगा तो फैक्ट्री से बहुत दूर क्यों रहेगा यार, फैक्ट्री के जितना नजदीक रहेगा। अभी भी ऐसा ही होता है। हम लोग दिल्ली या बॉम्बे आदमी कहीं भी जॉब करने जाता है तो वहाँ पर्टिकुलर पहले स्टार्ट किया था किराए पे रहेगा, भाड़े बर्तन ये वो सब चीज, सब आइटम। और किराए पे भी कार्ड उठता है, वो अपने ऑफिस से नजदीक में बिल्कुल, तो ज्यादा लोकेलिटी में जॉब करना वही रहे। और वो दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में तो नहीं रहेगा। उस जमाने के लोगों ने भी यही करना शुरू किया। फैक्ट्री की आप उस जमाने में तो फ्री जमीन होती थी, फैक्ट्री के आसपास की जमीनों में छोटे छोटे अपने बना दिए खुंजे टाइप, मतलब झोपड़ी वोपड़ी अपना। सब गरीब वर्कर लोग वहीं रहने लग गए। अब आज तक जो बेचारा अपने गांव का नौजवान गांव घर के माहौल में शुद्ध हवा खा रहे हैं, पला बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, खुले वातावरण। यूरोप की पहाड़ियां देखो अभी भी, स्विट्जरलैंड कितनी जबरदस्त है, इस जमाने में कितनी जबरदस्त हुआ करती है। उन पहाड़ों से उतर उतर के जो इंग्लैंड के प्लेन्स वहाँ तो फैक्ट्री में काम कर यहाँ से दिल्ली जाते हैं, वही आदत तो निकली बात हो गई थी। इसको दिख रहा है कि यहाँ पे कुत्ते की तरह बिल्डिंग लगी हुई, झोपड़ियाँ एकदम नजदीक नजदीक में, कोई साफ सफाई नहीं है। फैक्ट्री का जो कूड़ा करकट है वही नदियों में बह रहा है। गांव के शुद्ध वातावरण से आया उस बेचारे को तो एकदम शौक लग गया, इतनी गंदे माहौल। और फैक्ट्री वर्कर की आज की डेट में क्या टाइमिंग होती है फैक्ट्री वर्कर? 8 घंटा 9 घंटा से। हाँ ये हुई मिनिमम 8 घंटे हुई, 8 से 10। उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो हुआ अपनी तनख्वाह से ज्यादा, तो आदमी कम से कम 12 घंटे भी काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा की चक्कर में, और एक्स्ट्रा मनी मिलता है। हाँ है ना, उस जमाने में 15-15 20-20 है। अच्छा, कुत्ते जैसे पैसे, कौड़ियों के भाव पैसे मिलते हैं। दबा के लूटा जा रहा था गरीब जनता को, किनके थ्रू? बुर्जुआ के थ्रू। जो ये प्रोलेटेरिएट, मतलब जो ये अभी तक मिडिल क्लास थे, मतलब अब यही मालिक बन चुके थे नए जमाने की सत्ता के। अब राजशाही वाला सिस्टम उतना ज्यादा नहीं था, ना राजाओं के पास इतना ज्यादा पैसा था। ये लोग भी इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के नीचे आ गए, इनके पास था दबा के पैसा। समाज में यही थे बाप, समाज की व्यवस्था भी यही लोग चला रहे थे। ये लोग थे, इन लोगों ने बदली दुनिया, लेकिन इन लोगों ने लोगों की हालत कर दी बहुत बुरी। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। फैक्ट्री की चिमनिया में आग जल जल के धुआं कोयला जमा हो जाता था। छोटे छोटे बच्चों को उन चिमनियों को साफ करने भेजा जाता। 8-8 10-10 साल की उम्र में बच्चे मर जाते उन फैक्ट्री के गंदे केमिकल और उनकी वजह से। दांत खाद खुजली तो बहुत आम बात है। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां होती थी उन लेबरों को 15-15 घंटे काम करने के बाद, सीधे हुई 15-15 घंटे काम, वही वाला सीने वाला 15, तब कम से कम एवरेज 20,000 निकल के आते हैं। अभी से 20 मेरे को बाप ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हाल ही में चल भी रहा था। क्योंकि जितना बता रहा था ना कि लाइक जैसे मैं पैसेंजर हूँ, मैंने ओला या ऊबर बुक किया, मैंने अच्छा ठीक है 500 रुपीज, नो प्रॉब्लम, यहाँ से इतने दूर है ठीक है। अगला जो है उसका रजिस्टर ऊबर ड्राइवर, उसको दिखाएगा 500, मैंने बुक कर दिया है 500 मुझे दिखाया, उसको दिखाएगा अब क्या कहते हैं, हाँ 500 हो गया, उसको दिखाएगा तेरा कितना, जब 500 मेरा हो गया 200,
मतलब उसमें वो प्रॉफिट अपना कम से कम जोड़ रहा है, मतलब 40%। कंपनी हाँ, कम से कम 40% जोड़ ली है मतलब, और अगले को मिलना है उसमें सिर्फ लगभग प्रॉफिट का लगभग 20%। मतलब मान लो 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये प्रॉफिट हो जाता है, उसमें से 60% जा रही है कंपनी, और 30 से 40 हाँ 60 से 70, और लगभग लगभग 30 से 40 मिल रहा है उस ड्राइवर को। तो इसीलिए हो रहा था कि भाई क्या है नाटक, इतना ही कंपनियां क्यों उठा दी जा रही है प्रॉफिट, मतलब है हमको वो तो कर रहा है 500 में राइड, मतलब 500 में राइड बुक कर रहा है, तुम मुझे दे रहे हो 290 250, और इतना ज्यादा प्रॉफिट सीधे कंपनी खा सकती है। हाँ ये बिल्कुल गाड़ी उसकी है, चलाओ हो रहा है, सब कुछ वो है। मैंने दबल किया हमको पापा से लेना, मेरा बहुत बढ़िया अपन भी जाता है भाई, ऐसी बात नहीं है बस। लेकिन बात ये कि मेरा उसको क्या कहते हैं, मुझे दिखा रहा है 500, उसने वो क्या कहते हैं कंपनी का 20 का जो 250 बच रहा है, तो मतलब 200 ले जा रही, 50 उसको दे दी, तो ये डिफरेंस है। तो वही वाला टाइम, बिल्कुल ये तो कटी कर देना। ऐसा कंपनियां पहले से ही करती आई हैं, आज से ही नहीं। हाँ, तो उस जमाने में भी ऐसा ही हालत थी यार, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। लेबर आदमी शाम को पी खा के आ रहा है, जो पैसा है वहीं खत्म हो जा रहा है, घर आ रहा है, बीवी बच्चे रो रहे हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, टेंशन डिप्रेशन इतना ज्यादा कि हद से ज्यादा। समाज में बहुत, मतलब ये लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, जो नीचे काम करने वाला है, इसको मार्क्स ने प्रोलिटेरिएट है। ये इस बेचारे के पास कौड़ियां आ रही थी, जबकि काम यही कर रहा है 15-15 घंटे, और जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट देखने तक तो नसीब नहीं होता था, मतलब देखते तो यूज करने का नसीब नहीं होता। तो ऐसा काफी समय तक चला, 18वीं शताब्दी के बाद तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक। तो ये था पूंजीवाद, एकदम कट्टर ठोस पूंजीवाद। इसके बाद मार्क्स आया। मार्क्स ने कहा, मार्क्स ने ये सब देखा तो बड़ा दुखी हो गया। फिलोसोफर आदमी था, विद्वान आदमी था, पहले किसी मीडिया हाउस में काम किया कुछ समय तक उसने, एज ए जर्नलिस्ट। वो पसंद नहीं आया, उसने कहा कि मुझे इस बारे में, समाज की इस स्थिति के बारे में लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। उस बेचारे ने अपना जीवन इसी चीज में गुजार दिया, गरीबी में ही रहा वो जिंदगी भर, मतलब मांग। हम लगा रही इसकी विचारधारा आज तक भी जीवित है, मतलब मार्क्सवाद पढ़ते ही हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन मतलब उसकी स्थिति कितनी कठिनाई हो रही। अपने दोस्त से, फ्रेडरिक एंगल्स उसका दोस्त था, उससे पैसे मांग मांग के ही गुजारा चलता रहा बेचारे का। तो मार्क्स ने कहा कि ये बहुत गड़बड़ हो चुकी है समाज में, क्योंकि वाकई बहुत गड़बड़ हो गई थी पूरी दुनिया में ही। मतलब कॉलोनाइजेशन की वजह से सब देशों से नेचुरल रिसोर्सेज लूटे जा रहे थे। फैक्ट्री में जहाँ वो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोसेस होकर प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ लोकल लोगों की बुरी हालत थी पूरी दुनिया में ही। और फिर और देशों में भी फैक्ट्रियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत तो इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते दूसरे देशों में भी अपनाया। पहले पूरे यूरोप में पहुंचा, वो एशिया में सबसे पहले जापान में पहुंचा था, फिर चाइना में आया, इंडिया में बाद में आया, अफ्रीका में तो बहुत ही बाद में आया, भी ढंग से नहीं हो पाया उधर कुछ जगहों पे। तो मार्क्स ने ये देखा, तो मार्क्स ने कहा कि ये बहुत गड़बड़ हो गई है और इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। तो मार्क्स ने क्या कहा, मार्क्स ने कुछ थ्योरीज दी अपनी, मार्क्सवाद जिसको कहा जाता है। पहली थ्योरी मार्क्स ने ये दी कि मार्क्स ने कहा कि जो मानव इतिहास है, शुरुआत से लेके जब से हमारी शुरुआत हुआ और अभी तक जो भी मानव इतिहास चला आ रहा है, और जो भी हिस्ट्री में चीजें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई, जो भी युद्ध हुआ, जो भी क्रांतियां हुई, उन सब के मूल में सिर्फ एक चीज है। वो क्या चीज है? वो है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो कहना चाह रहा था कि औरत और मर्द जो भी काम करते हैं और जो भी इतिहास में घटना हुई, उन सबके मूल में लालच है और पैसा है। इंसान को चाहिए चीजें,
अपने जीवित रहने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और ये बेस स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। मतलब यही मेन कारण है कि इंसान जो भी काम करता है, जो भी इंसान पेंटर पेंटिंग बना रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, अंत में सबका मूल लक्ष्य ये है कि वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके, अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये मेन कारण है। उसने कहा लेकिन हर इंसान को ये नसीब नहीं होता है, हर किसी के बच्चों का पेट नहीं भर रहा है, हर किसी का पेट नहीं भर रहा है, हर किसी को उसके अनुसार सामान नहीं मिल रहा है। इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए, कॉम्पनसेट भी नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए समाज ने क्या किया, इसके ऊपर कुछ सुपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। सुपर स्ट्रक्चर बोला गया धर्म, जाति, औरत मर्द, बिरादरी, ये सब सुपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए ताकि इनकी आड़ में लोगों का शोषण किया जा सके। ऐसा मार्क्स ने कहा। उसने बोला कि धर्म कुछ नहीं है, लोगों का शोषण करने का तरीका है। ये जातियां भी इसीलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों का शोषण कर सके। ये औरत मर्द भी इसीलिए बनाया गया है ताकि औरत को दबा के रखा जा सके। सबके सब शोषण ही हो रहा है के जरिए। शोषण किसका हो रहा है? जो समाज में सबसे नीचे तबके का आदमी, जो सबसे कमजोर और गरीब है। मार्क्स ने कहा ऐसा नहीं चल पाएगा, एक नया जमाना लाने का जरूरत है जिसको हम कम्युनिस्ट वर्ल्ड बोलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ना धर्म रहेगी, ना जाति रहेगी, ना औरत मर्द रहेगा, ना समाज में अमीर और गरीब की कोई क्लास रहेगी। इसने कहा कि जो लेबर 15-15, 20-20 घंटे देके अपने बच्चों को चिमनियों में घुसा के, अपनी बीवियों से इन फैक्ट्रियों का फर्श साफ करवा के उन फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बना रहा है, जो लेबर, जो खुद मेहनत असली में कौन कर रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने, वो लेबर कर रहा है। सबसे कम पैसा तुम उसी को दे रहे हो, जबकि मेहनत तो पूरी उसी की है। और सबसे ज्यादा पैसा कौन ले जा रहा है? तो पूंजीपति है, जिसके पास पहले से पैसा था, उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन असली में तो उसने योगदान नहीं दिया ना कुछ, मतलब चीजों को बनाने में। ठीक है, तू अपना थोड़ा बहुत कमीशन खा तब भी चलता, मतलब, लेकिन तू अंटे सेंटे लूट मचाई हुई है तुमने। मार्क्स ने कहा कि ये सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। उसने पूरी दुनिया के जितने ये प्रोलेटेरिएट के क्लास थी, मतलब सबसे निम्न स्तर फैक्ट्री वर्कर जो हुआ करते थे, उनको कहा कि तुमको इन देश, जाति, धर्म, औरत मर्द की सीमाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। दुनिया में कोई अलग अलग देश नहीं, ये सब तुमको बेवकूफ बना रहे। दुनिया में कोई अलग अलग धर्म नहीं है, ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि तुम एक ना हो सको। जिस दिन तुम ये जाति, धर्म, देश और औरत मर्द का भेदभाव भूल जाओगे और एक हो जाओगे, उस दिन तुम लोग हो ज्यादा। ये जो तुमको शोषण करने वाले हैं, ये लोग कुछ ही मुट्ठी भर है। तुम इनको आसानी से तख्ता पलट कर सकते। तुम अपनी सत्ता बनाओ दुनिया में। मेहनत तुम लोग कर रहे हो, सामान तुम बना रहे हो, तुम्हारे बच्चे ही वो खिलौना नहीं खरीद पा रहे, तुम वो साबुन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी बीवियां वो कपड़े नहीं पहन पा रही, काम सब तुम ही कर रहे हो पूरी दुनिया में। बोला इतना प्रोडक्शन हो गया है दुनिया में कि दुनिया के हर आदमी की जरूरत पूरी हो सकती है, उसके बावजूद भी इतना अभाव है समाज में। लोग अभी भी कुत्ते की तरह मर रहे हैं। टेंशन इतना हो गया, आदमी को इतना डिप्रेशन में चला गया आदमी की सुसाइड पे सुसाइड कर रहा है। आजकल तो फिर भी बहुत अच्छी दुनिया है, 29, 25 साल में आदमी सुसाइड कर देते थे। इतना टेंशन, इतना प्रेशर, मतलब उन लोगों के ऊपर। मार्क्स ने कहा लेकिन ये बदलाव कैसे आ रहे? तो मार्क्स कम्युनिस्टों का कभी भी झंडा देखना, लाल रंग का झंडा होता है, एक हसिया होता है, आसी, और एक होता है हथौड़ा। हसिया निशान है किसानों का, हथौड़ा निशान है फैक्ट्री वर्कर, और जो लाल है झंडा, वो निशान है क्रांति का। तो लाल निशान की क्रांति का कि मार्क्स ने कहा था जो क्रांति आएगी, लेकिन याद रखो ये जो अमीर लोग हैं ये इतनी आसानी से तुमको सत्ता देने वाले नहीं है। तुम इनसे बोलोगे कि बाबूजी हमारी पेन ये बढ़ा दो, बाबूजी हमारी सैलरी बढ़ा दो, तुमने आज तक बोलते आए कभी बढ़ी? नहीं बढ़ी मालिक, हमको जो बोलता है सैलरी बढ़ा दो,
उसको लात मार के भगा देते हैं, नया वर्कर ले आते हैं। क्या करेंगे, कोई वर्कर यूनियन ही नहीं थी, कोई एकता ही नहीं थी उनमें भाई। उधर तू साले 10 रुपये में काम नहीं करेगा, चंडीगढ़ फिर 7 में काम करने वाले भी बहुत। वो बेचारा क्या करेगा यार, 10 में काम करना पड़ता था उसको, नहीं करेगा तो भगा देंगे। ऐसा ही चल रहा था मनमानी फैक्ट्री वर्कर्स की। मार्क्स ने कहा कि वायलेंट रेवोल्यूशन करना, ऐसा उग्र रिवॉल्यूशन जब तक इनकी टूटेगी नहीं तब तक ये सुधरेंगे नहीं, पूरी दुनिया को क्रांति लाओगा। ऐसा उसने कहा। उसके विचार तो फैल ही रहे थे यूरोप में। एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताब लिखी मार्क्स ने, उसमें ये सब बातें कही मार्क्स ने। लेकिन बात क्या हुई, गड़बड़ कहाँ पे हो गई, वो मार्क्स से बहुत लोग प्रेरित भी हो गए थे उस जमाने में, ऐसी बात नहीं है मतलब। और पूरी दुनिया के वर्कर वाकई में मतलब रेवोल्यूशन करने को तैयार हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में बस मार्क्सवाद आने, क्योंकि मार्क्स की बातें बहुत सही थी। मार्क्स ने एकदम गरीब आदमी की आवाज़ उठाई, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन मार्क्स एक ही बात कहता था कि शांति से कुछ नहीं होगा, तुमको हथियार उठाने पड़ेंगे, उनको मारो काटो कत्लेआम मचाओ, तब जाके तुम्हारा ये राज आएगा। ये लोग ऐसे नहीं सुधारने वाले। लेकिन मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था वो लेबर क्लास के लिए। अब गड़बड़ ये, लेबर क्लास को पढ़ना ही ना है, पढ़ता कौन उसको, जब लेबर क्लास को पढ़ना ही ना है, उसको पढ़ा उन फैक्ट्री वर्कर्स ने। लास्ट वो फैक्ट्री वर्कर्स ने पढ़ा, उनकी फट गई। उन्होंने कहा बेटा बात तो इसने सब सही कही, और हमारे अंगेज कही है, मेन बात है सही जो भी कही है, कही हमारे अगेंस्ट है। अगेंस्ट वो तो पता ही था उनको, मतलब कि उनके अगेंस्ट ही है बात। और ये अगर लेकिन लेवल तक पहुंच गई, बात उसने सही गई, उसने बात सही गई। तो वो पढ़े लिखे लोग, उनको ये बात समझ में आई कि वाकई जितना हमने अत्याचार किए हैं इनके ऊपर, कि आज नहीं तो कल ये मैनिफेस्टो तो आए ना आए इनके हाथ में, आज नहीं तो कल ये खुद ही परेशान हो गया, हमको कहीं ना कहीं आग लगा दी। कभी ना कभी अत्याचार की भी एक सीमा होती है ना, फिर इन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं चल पाएगा। ये मार्क्स बात ठीक कर रहा है। रातों रात मतलब फैक्ट्री मालिक पलट गए, रातों रात कहने का मतलब हफ्ता 1 महीना ऐसे लगा। सबने अपना आपस में मीटिंग की, पलट गए भाई। कल से 10 घंटे का काम, दिहाड़ी 20 रुपए, तुम्हारे बच्चों को फ्री में खाना दिया बेटा, लेबर लोग खुश। मतलब मार्क्स कहा बोलना था कि क्रांति करो, दुनिया अपने हाथ में करो, कोई मतलब नहीं, सब भूल गए। तो ये बड़ा स्मार्टली खेला उन्होंने। फैक्ट्री वर्कर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर, बोला कि कल से इतना काम नहीं करते तो फैसिलिटी भी अच्छी देंगे, रेस्ट का टाइम मिलेगा, सिगरेट भी देंगे, कोई टेंशन नहीं, और बोनस भी दिया जाएगा। अब फैक्ट्री वर्कर खुश भाई। अब उनको क्या रेवोल्यूशन करने की जरूरत, जिस चीज से वो दुखे थे वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन मार्क्स का जीनियस ये था, मतलब मार्क्स ने मार्क्सवाद तो बनाया ही बनाया, जो नया पूंजीवाद है वो भी मार्क्स ने ही बनाया। क्योंकि जो पुराना पूंजीवाद है नए पूंजीवाद में बहुत अंतर है। जो आज का पूंजीवाद है ये मार्क्स की देन है। अगर मार्क्स वो सब चीजें नहीं लिखता तो ये सब सुधार नहीं होते। लेकिन कम्युनिज्म फिर भी चला, जो अभी भी चला ही आ रहा है। मतलब कुछ जैसे चीन और वो कोरिया में, चीन और सोवियत संघ पहले जो था, बाद में तो अब रशिया में टूट गए, मतलब कई सारे देश में। उसमें से फिलहाल अभी रशिया में और कुछ छोटे मोटे देशों में और था, अब वो भी चेंज हो गया है। अभी नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया में भी अब पूरा सोशलिज्म नहीं रहा। फिर मार्क्स के मरने के बाद कुछ विचारक और आए थे जिन्होंने कहा यार कि एकदम इतना कट्टर भी नहीं होना चाहिए। मार्क्स बात ठीक कर रहा था लेकिन कुछ ज्यादा ही हिंसक प्रवृत्ति का, ऐसा भी नहीं, इतना भी कट्टर मत बनाओ। पूंजीवादी भी इतना गलत नहीं है, हम कोई बीच का रास्ता अपनाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पे बिजनेसमैनों को भी मौका मिलेगा उठने का, क्योंकि पूंजीवाद को हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। पूंजीवाद एक ऐसी चीज है जो इतने सालों से जंग खाई हुई दुनिया थी, बिल्कुल उसको बदल डाला था पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति जो हो रहा है उसके पीछे पूंजीवादी था, पूंजीवाद, उसको भी एकदम खत्म नहीं हो सकता। अगर वो खत्म हो जाएगा तो दुनिया फिर से वैसी 2000 साल पुरानी जैसी हो जाएगी, कोई नया तरीका ही नहीं बचेगा इस रोटी को बड़ा करने का। पूंजीवाद ने पहली बार समझाया कि रोटी बड़ी हो सकती है। रोटी बड़ी होने का मतलब मेरा ये है कि पैसे कमाने के और भी जरिए हैं, खेती किसानी और जंगल के अलावा भी।
आज की डेट में जो आपको दिख रहा है भाई, हम डाटा एंट्री करके पैसे कमा रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करके पैसे कमा रहे हैं, हम ग्राफिक डिजाइन बना के पैसे कमा रहे हैं। ये पूंजीवाद ने सिखाया हमें। हम मॉडलिंग करके, आजकल तो अब यूट्यूब में व्लॉगिंग करके भी पैसा कमा रहे हैं। आज से 2000 साल पहले कोई बोलता क्या करना है मालिक, कुछ नहीं करना है, खाली तुमको नाच गाना और ये सब करना और पैसा मिलेगा दबाओ। और जो खेत में किसानी कर रहा है उससे भी ज्यादा वो बोलेगा पगला गए होगे, कैसी बातें करते हो, बोलते क्या बेवकूफ लोग हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा संभव है पूंजीवाद की वजह से ही है। समाजवादी लोगों ने कहा कि हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस करे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी है मतलब समाज का, उसको गरीबी से उठाने के लिए जो सरकार है वो मदद करे। वो उसको रोड्स वगैरह तो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का ही काम रहता है, उसके बच्चों को एजुकेशन देना, उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, समाज में उसका दमन ना हो ये इंश्योर करना। इसके अलावा समय समय पे योजनाएं लागू करके, जैसे सब्सिडी वगैरह इंडिया में अभी भी दी जाती है, सिलेंडर में हमको सब्सिडी मिल रही है, मेडिकल में भी इनडायरेक्टली मिलती है हमको सब्सिडी, वरना मेडिकल बिल और देशों का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के मुकाबले। तो ये सरकार हमारी मदद कर रही है ताकि आम आदमी भी उन सभी नई फैसिलिटीज का लाभ उठा सके जिनका लाभ एक अमीर आदमी उठा रहा है। इस सिस्टम को बोला गया समाजवाद। तो इस तरीके से दुनिया में 3 सिस्टम आ, और मार्क्सिज्म तो लगभग खत्म ही हो चुका है, लगभग कुछ ही देशों को छोड़ के, 1-2 देश। बाकी समाजवाद इंडिया में, इस रशिया में भी समाजवाद जैसा ही है कुछ, मतलब और कुछ और देश हैं जो इसको अपनाया है। हम इसको ऐसा करते हैं, कंटिन्यू कल को करते हैं, लेकिन अभी टॉपिक बहुत बड़ा है क्योंकि हमने जो इतिहास से अभी तक ना इन टॉपिकों को अभी और खुल के बात नहीं की है। ये डिटेल अब